तो कुछ इवेंट ऐसे होंगे आपके, जब आप लोग केस को आप डील करेंगे ना स्टार्ट्स में, जो लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक जिनका हमको असर दिखता है लाइफ के इवेंट्स का, तो वहां पर ना विंशोत्तरी दशा अच्छा काम करेगा। मान के चलो कोई क्रॉनिक इलनेस हो गई, ठीक है, बीसीपी तो ईयरली ईयरली चेंज हो रहा है। मतलब कि उस बीसीपी में उस इवेंट का जो लाइफ वो रहेगा वो 1 साल का है। अगले साल नया हाउस का एक्टिवेशन हो जाएगा, नया ग्रह का हो जाएगा। ठीक है, अब वो जो मान के लो कोई कैंसर का कोई पेशेंट है जिसका वो चलना है 5-6 साल तक क्रॉनिक है, 10 साल तक क्रॉनिक है, तो वो बीसीपी से ना उसको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल है। समझ रहे हैं बात? वहां पर इंश्योरेंस दशा आपकी काम आएगी। दशाएं होती है बड़ी, है ना, आपको दिख रहा है कि दशा और अंतरदशा में वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम दिख रहा है, तो मतलब कि आप ओवरऑल थीम आप डिसाइड कर सकते हो कि हाँ 6-7 साल तक ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करी। तो जब आप कोई पर्सन बॉर्न हुआ, इनिशियल जो दशा स्टार्ट हो रही है, उन दशांतर दशा में ही अगर प्रॉब्लम दिखती है शुरू में, इसका मतलब कि बाय बर्थ वो समझते स्टार्ट हो गई है। तो वो कुछ साइकोलॉजिकल हो सकता है, कुछ फिजिकल भी हो सकता है। फिजिकल होता है तो हम बोल देते हैं कि ठीक है वो बच्चा अपंग है, ऐसा कुछ सब लोग उसको बोलते हैं। बट अगर कुछ मेंटल लेवल पे कुछ अगर हमें दिखता है तो हम बोलते हैं कि नहीं ठीक है, इनकी एबनॉर्मल ग्रोथ है, या वो आजकल क्या बोलते हैं कि बच्चों को इसमें थोड़ा उसको कैप्चर करने में टाइम लगता है, एजुकेशन में इन सब में, ठीक है। उसमें आपको ना प्रैक्टिकल केस को आपको डील करना पड़ेगा, कोई एक कॉम्बिनेशन नहीं है उसके लिए सब। ठीक है, हालांकि लोग अब नए नए आर्टिकल्स में लिख तो रहे हैं कि ऑटिज्म के ये योग हैं वो योग हैं। ऑटिज्म का कोई एक योग कभी काम नहीं करता, वो आपको हमेशा दशा के साथ आपको कोरिलेट करके चलना पड़ेगा। नेपाल का एक ज्योतिष ऑटिज्म के केस में लाइक बहुत मीम बन रहे हैं उसके अच्छा। ऑटिज्म पर। चलो सही है, 2-3 मीम शेयर करना है सर। सर जैसे मेरे और एक पास टाइप। कल एक केस आया हाँ। जिसमें द बेबी येट टू बी बॉर्न, वो 5 महीने, मतलब द वुमन इज 5 महीना प्रेग्नेंट अभी, हम्म। एंड डॉक्टर्स ने उसको बताया है कि इतने सारे डिफेक्ट्स हैं बेबी में कॉन्जेनिटल अभी से, दैट हम्म। दे हैव सेड कि बेटर टू अबॉर्ट। अबॉर्ट द चाइल्ड। हम्म। हाँ, तो मैंने उसका प्रश्न निकाला सर, तो हम्म। फिफ्थ लियो ही फर्स्ट लग्न में लग्न आया, में मतलब। आएगा। हाँ सर। हाँ, इंडिकेशन दिख रहा है वो। हाँ, हम्म। एंड उसको करके ही निकाला। बट ये मैं हम्म। आपसे प्रश्न में पूछूंगी सर, इस नहीं क्वेश्चन का ठीक है। कि हम कैसे देखेंगे, यहाँ नहीं पूछूंगी। ना सर। बट बहुत केसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें ये पता चले, तो ये हम दशा के थ्रू कैसे देख सकते हैं सर? नहीं, दशा के थ्रू अभी तो बच्चा जन्म ही, बच्चे का तो हम देख ही नहीं सकते इसमें, करेक्ट। नहीं, बट जो मदर मदर के जो है उससे। हाँ। उनका जो भी दशा अंतर दशा भी जो चल रहा होगा एग्जिस्टिंग, हाँ है जी। ना, वहां पर आप देखो क्या फिफ्थ हाउस का रिफ्लेक्शन आ रहा है उसमें। ठीक है, ओके। फिफ्थ एंड सेवन्थ हाउस स्पेशली, ओके। ओके। है ना। तो वो हाँ जी। सेवन्थ हाउस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें, कैरिस देखा जाए तो सेवन्थ हाउस कंसेप्शन से लेके जो प्रेगनेंसी का जो पूरा ड्यूरेशन जो होता है ना, हाँ जी। वो पूरी जर्नी है फिफ्थ एंड सेवन्थ, सेवन से फिफ्थ तक। ओके। फिफ्थ हाउस में फिर बर्थ हम लोग लेते हैं। तो ओके। अगर सेवेंथ में एक एफ्लिक्शन होगा तो लाइक कुछ मिस हो जाएगा। प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। और इतना इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते हैं, ठीक है। हमें पता है कि 9 मंथ का प्रेगनेंसी ड्यूरेशन होता है, करेक्ट। तो ये 9 मंथ का राइट। दशा को आप स्ट्रिक्टली चेक करो। ओके। ठीक है, उस पूरे 9 मंथ का बीसीपी में पूरा 1 साल का एक्टिवेशन है, करेक्ट, 1 साल तक चलना है। अब वो एक हाँ साल जी। के अंदर आप उस सन के गोचर को आप सही से ट्रैक करो। वो तो आपको ओके। बीसीपी एक्टिवेशन में समझ में आ जाएगा कि पर्टिकुलर ये हाउस हाँ एक्टिवेटेड सर। है, तो कहीं ना कहीं हाँ उसमें ना कुछ ऐसे प्लैनेट्स होंगे जो प्रॉब्लम देंगे। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, ये है। अगर उनका चार्ट है आपके पास ना तब शेयर कर सकते हैं, वो भी डिस्कस कर सकता हूँ मैं क्लास में। सर उनका अगर चार्ट है। नहीं है, बट मैं उनका चार्ट मांग सकती हूँ। मैंने तो हम्म, अभी प्रश्न निकाला था, बट मैं कल उनका चार्ट मांग लूंगी। तो मांगिएगा तो उसको डिस्कस करेंगे कि अभी क्या है हाँ ना सर। क्वेश्चन। चलो इसमें तो डॉक्टर ने तो क्लियरली बोल दिया है हमको अभी, ठीक है। हाँ सर। बट बहुत बार आपके सामने ऐसा आएगा कि ये मैंने कल वेनन में भी डिस्कस किया था इस टॉपिक को, ठीक है। ओके। तो उसमें क्या होता है कि ये प्रैक्टिकल एनालिसिस का तरीका है जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो इसमें हाँ क्या है जी कि सर। आपके पास एक कपल आता है, बोलता है कि मैं हम लोग बच्चे का प्लान कर रहे हैं,
बट उसमें हमको हाँ। असफलता हाथ लग रही है, और हम लोग 5-6 सालों से हम लोग ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने बहुत से ज्योतिषी के चक्कर भी लगा लिए, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ, कोई पितृदोष बोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ठीक है, तो मैं एग्जैक्टली क्या करूंगा इसमें? ठीक है, तो अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, आपने देखा चार्ट, तो हमको, अब उसने क्वेश्चन तो एक पहला ये पूछा कि ठीक है मेरे इसमें चाइल्ड बर्थ का योग है कि नहीं, अगर योग है तो कब तक होगा। क्वेश्चन तो आसान है समझना। ठीक है, बट राइट इसी सर। क्वेश्चन का एक्सटेंशन ये होता है कि अगर चाइल्ड बर्थ अगर हो भी गया तो क्या मुझे उसका सुख मिलेगा? हाँ। राइट। ठीक है, दो अलग अलग चीजें हैं इसमें, है ना? राइट। कि वो इवेंट का होना, और इवेंट होने के बाद क्या आप उसको इंजॉय कर रहे हैं, है ना? हो सकता है कि बच्चा, आपने इतनी मेहनत करी, इतनी मिन्नतें मांगी, इसी सब उपाय किए, बच्चा तो हो गया, और पता लगा कि 15-20 साल के बाद कुछ एक्सीडेंट हुआ और वो बच्चा चला गया। हाँ। प्रॉब्लम पहला। ठीक है, इसको भी संतान सुख नहीं बोल सकते। दूसरा केस में ये होता है कि ठीक है, संतान हुआ, उसको आपने पाला, सब कुछ किया, एजुकेशन दिया, सब दिया, बड़ा होने के बाद वो छोड़ के चला गया यूएस। या बिगड़ हाँ, गया। बिगड़ गया। बहुत ऐसे ऐसे वैसे बहुत लाइव केसेस हैं जहाँ फिर बच्चे बहुत। पहुंच जाते हैं, बाद में यहाँ पर पेरेंट्स को पूछते भी नहीं है। अब ऐसे में क्या बोलोगे कि संतान सुख है स्टार्ट में कि नहीं है? सिर्फ नहीं। बच्चा होना ही सुख नहीं होता। सुख का मतलब होता है कि वो इवेंट है और साथ में उसको आप भोग भी रहे हैं। संतान सुख ये होता है। इसीलिए राइट। जितने भी आप देखोगे ना, जो कर्म विपाक के नाम से जितने भी ग्रंथ हैं, सब में जो सबसे ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता है ना, वो संतान के ऊपर दिया जाता है। कुछ भी बंदे ने कर्म किया, पनिशमेंट में उसको मिल रहा है क्या? कि आपके बच्चे नहीं होंगे, उसको संतान सुख नहीं मिला, है ना? और 12-12 पीढ़ियों तक उनको लड़का नहीं हो रहा है, लड़कियां लड़कियां पैदा हो रही हैं। समझ रहे हो? जैसे भागीरथ का जी केस है। सर। भागीरथ से पहले आ, उनके वंशज में किसी ने, वो कौन से ऋषि थे, कपिल ऋषि, कपिल मुनि, जिन्होंने श्राप दिया था। वो स्टोरी आप लोग पढ़ना है उसको, तो श्राप मिलने के कारण उस पूरे सूर्य वंश में कोई भी संतान उत्पत्ति आगे नहीं हो पाता वंशज। तो वो भगीरथ फिर गंगा को बुलाते हैं नीचे, तब जाके उन्हीं के कुल में आगे भगवान राम का जन्म होता है ना। ये पूरा वंश, ये वंशावली है ये। तो सब जाके ना घूम फिर के बाद संतान पे आके अटकती है। तो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बट मेरा पॉइंट ये है कि सिर्फ संतान नहीं, लाइफ में हर एक भाव के, है ना, इवेंट को होना, ये जज करना एक एक पार्ट है एनालिसिस का। दूसरा पार्ट होता है एनालिसिस का कि वो अगर वो इवेंट है चार्ट में, तो क्या उसको मुझे भोग पाऊंगा कि नहीं भोग पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि ज्योतिष का जो सार वो ये होता है, पहले भोगना फिर योग, पहले भोग फिर योग, है ना? योग तभी फलित होगा जब भोग होता है। यहाँ मैं योग मतलब मैं ज्योतिष के योग की बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं उस एनलाइटनमेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो मोक्ष, और उसी को हम लोग योगिक लैंग्वेज में बोलते हैं यूनियन योग, है ना? वो योग तभी हो सकता है जब पहले भोगोगे। जब तक भोगा ही नहीं आपने, तो आपको क्या पता क्या है योग, है ना? तो इसीलिए पहले हमको वो चीज, अ, धर्म अर्थ काम मोक्ष बोलते हैं ना, तो ये चारों हमको चाहिए। तो इसमें जो काम भी आ गया ना, जी सर। अर्थ अर्थ और काम आ गया, ये दोनों ही आपको भोगने में आपकी हेल्प करते हैं। जब तक ये दोनों नहीं होंगी, ना आपका धर्म फुलफिल होगा, ना मोक्ष fulfill। तो बात आती है कि अगर ऐसा है, तो 12 के 12 हाउसेस में वो चीज हम अप्लाई कर सकते हैं। मैरिज होगा कि नहीं होगा, ये डिसाइड करना। ठीक है, फिर मैरिज होने के बाद क्या मैरिड लाइफ में मैं हैप्पीनेस है कि नहीं। हैप्पीनेस मतलब कि वेदर आई एम गोइंग टू एंजॉय माई मैरिड लाइफ और नॉट। ये यही हुआ हैप्पीनेस का मतलब, करेक्ट? तो मैक्सिमम चार्ट में ऐसा हैप्पीनेस होता नहीं है, तो इसलिए फिर ना 2 मैरिज, 3 मैरिज, 4 मैरिज लोग करते हैं, है ना? या सेपरेट हो जाते हैं। तो ये देखने का तरीका आप लोग को आना चाहिए। तो इसका तरीका क्या है देखने का? इसके 3 सिंपल से नियम है। ये लोग आप अप्लाई करना शुरू करो, आपके लिए ना एनालिसिस बड़ी आसान हो जाए, है ना? पहला स्टेप होता है कारक ग्रह को देखना और रिलेवेंट हाउस फ्रॉम कारक। ये नियम मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, इसको हम हर बार लगाते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको चाइल्ड बर्थ देखना था, तो आप देखेंगे जुपिटर कारक ग्रह,
और 5th फ्रॉम जुपिटर। ये हमने देख लिया। इससे आपको क्या मिलेगा? वो इवेंट हैपन होगा या नहीं? कोई इवेंट हैपन होगा नहीं होगा, चलो एग्री, ठीक है। सेकेंड स्टेप में हम देखेंगे कि लग्न से 5th हाउस, लग्न से 5th हाउस भी वही दिखाता है ना, चाइल्ड बर्थ ही दिखाया। पहले हमने देखा कारक से 5th हाउस, अब देखा हमने लग्न से 5th हाउस। ये आपको क्या बताएगा? अगर मान के चलो अगर ये अफ्लेक्टेड हो गया, फिर क्या बोलोगे? तो लाइक वो इवेंट हैपन होके भी वो दुख पाएगा, लाइक वो फुलफिलमेंट नहीं होगा। चलो ठीक, ये भी बात आपकी मान ली मैंने, ठीक है। अब बताइए कि अगर जो लग्न से 5th का जो लॉर्ड है, अगर वो अफ्लेक्टेड हो गया, फिर वो संतान, लाइक संतान तो होगा पर संतान सुख नहीं होगा, क्योंकि वो संतान से कोई दुख पाएगा, वह संतान मिसहैपन में हो जाएगा ऐसा। तो फिर वो, तो लग्न से 5th हाउस में क्या निकाला फिर आपने? दोनों चीज तो सेम डिनाइल ही ऑफ होती है। इवेंट सर, डिनाइल ऑफ इवेंट डिनाइल अगर भी नहीं होगा। होगा या नहीं होगा? अगर डिनाइल ऑफ इवेंट अगर हमने निकाला लग्न से 5th हाउस में, तो जुपिटर से 5th हाउस क्या कर रहा था? देखो कुछ तो डिफरेंट होगा ना तीनों में। हम तीन तीन, हमें जरूरत क्या पड़ रही है? जब हमें तीनों से सेम ही चीज निकालनी है तो मैं कोई एक क्यों ना यूज करूँ? वो वो कुछ तो फर्क होना चाहिए ना इसमें आपस में। वो इवेंट हैपनिंग के लिए कितना स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कितनी ज्यादा है। हाँ तो वेटेज वेटेज, possibility। देखो ऐसा नहीं होता। ये प्रॉब्लम है हमारे इसमें ना, जब हम ज्योतिष लोग, हमको ब्रेन वॉश ऐसा करा गया ना पढ़ते पढ़ते, कि हमें लगता है कि सब घूम फिर के एक ही कहानी घूम रही है हर जगह। ऐसा नहीं है। हर चीज का हर लेवल पे अपना एक मतलब है, ठीक। तो जब मैं देखता हूँ कारक है, और कारक से 5th हाउस देख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि अब कारक और कारक से 5th हाउस देखने में आपको लगने की जरूरत नहीं पड़ रही। ध्यान देना है इस पर। इसका मतलब है कि ये वो चीज है जो आपके बर्थ से पहले भी घट रही थी। आप मेरी बात समझ रहे हो? जब मेरा जन्म हुआ था उस टाइम पे सन, सैटर्न, मरकरी तीनों एक हाउस में थे, ठीक है। अगर सैटर्न से 10th हाउस करियर दिखाएगा, सैटर्न भी करियर दिखाता है, करेक्ट। तो मतलब मेरे बर्थ से पहले भी सैटर्न, सन, मरकरी एक साथ थे, और वहां से 10th हाउस जो होगा वो सभी के लिए एप्लीकेबल था वो, करेक्ट। तो उस साल जितने भी लोगों के, मतलब खासकर उस महीने में जितने ही बच्चे पैदा होंगे, उन सब में ये कॉम्बिनेशन तो कॉमन है। जी सर। लग्न तो हम ले ही नहीं रहे इसके अंदर, है ना। सैटर्न, सन, मरकरी ये तीनों एक साथ हैं, सैटर्न को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, करेक्ट। और सैटर्न से 10th हाउस, ये तो कॉमन ही रहेगा ना सभी में। करेक्ट। सैटर्न अगर उस टाइम पे धनु राशि में था, तो धनु से 10th हाउस वर्गो। तो सैटर्न से 10th हाउस वर्गो, ये उस पर्टिकुलर मंथ में सभी के लिए कॉमन योग बन रहा था। तो इससे आपको क्या समझ में आया? इससे समझ में आपको यह आना चाहिए कि सैटर्न उस पर्टिकुलर मंथ में करियर के लिए कितना देना है मेरे को, है ना, वो पहले से फिक्स करके बैठा हुआ है। वो यूनिवर्स ने पहले डिसाइड कर रखा है कि इस महीने जो बच्चे पैदा होंगे ना, उनको मैं इस टाइप का करियर में या इतना अपॉर्चुनिटी में देने वाला हूँ। क्योंकि वहां पर सैटर्न सन और मर्क्यूरी के साथ है, तो वो भी अपने कुछ कॉम्बिनेशन में अपना असर डालेंगे, करेक्ट। और सेजिटेरियस से 10th हाउस वर्गो पड़ रहा है, तो वर्गो वाली जो प्रॉपर्टीज हैं वो दे रहा है उस पूरे महीने के लिए, सभी को देगा इरिस्पेक्टिव ऑफ लगना। मतलब कि ये वो चीज है जो यूनिवर्स डिसाइड कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप चाइल्ड बर्थ अगर आप देख रहे हो, तो जुपिटर और जुपिटर से 5th हाउस अगर इसमें एफ्लिक्शन अगर निकल गया, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स नहीं चाहता है वो इवेंट आपके साथ हो। बात खत्म हो गई इसमें, है ना। वो प्रकृति नहीं चाह रही है ना, वो ब्लेसिंग ही नहीं आपके ऊपर हो। तो इसीलिए सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस कारक ग्रह और कारक से रिलेवेंट हाउस को हम लोग देते हैं। इसीलिए पितृदोष में ना सबसे इजीएस्ट डेफिनेशन लोग क्या बताते हैं, वो ये कहते हैं कि अ, अगर सन और मून राहु केतु से अगर रिफ्लेक्ट हो जाए, तो कहते हैं संतान सुख में दिक्कत होती है। या जुपिटर राहु केतु के साथ अरे संतान सुख, इसको हमने क्लासिकल पितृदोष का योग बना दिया।
हालांकि ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, बट ये ऐसा है कि जो बहुत लोग यूज करते हैं इस यूज। ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ? स्टार्ट इसलिए कि मतलब कारक ग्रह एफ्लेक्टेड हो गया, है ना। जब कारक ग्रह एफ्लेक्शन में आ जाता है और कारक से रिलेवेंट हाउस जब एफ्लेक्शन में आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि यूनिवर्स ने उस इवेंट को कर दिया डिनाई। ठीक है। उसके बाद हाउस कितना भी अच्छा हो, एग्जॉल्टेड हो, हाउस लॉर्ड कितना भी अच्छा बैठा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इवेंट नहीं होगा। क्लियर? अब इसमें एक समस्या ये है कि इसको आप कंप्लीट डिनाई नहीं कर सकते इवेंट को। इवेंट डिनाई तब तक नहीं होगा जब कारक ग्रह और कारक से जो रिलेवेंट हाउस है वो दोनों ही सीवियर रिफ्लेक्टेड ना हो। अगर सीवियर रिफ्लेक्शन में है तब तो इवेंट तो कंप्लीट डिनाई है। मैरिज देखना है, मेल की हॉरोस्कोप है, तो वीनस को देखेंगे हम लोग, वीनस सेवेंथ हाउस देखेंगे, दोनों ही अगर रिफ्लेक्शन में आया शादी नहीं होगी। मैं करने भी जाओगे नहीं होगी, जबरदस्ती करा भी दोगे टूट जाएगी अगले दिन। मतलब कुछ हो जाएगा ऐसा। ठीक है, नहीं होगा, क्योंकि वो ये रेमेडी काम नहीं करेंगी कुल मिला के। ठीक है, आप क्यों रेमेडी काम नहीं? रेमेडी आप बताओगे सेवेंथ हाउस का या सेवेंथ हाउस लॉर्ड का, वो काम ही नहीं करना, क्योंकि वो यूनिवर्स के लेवल पे प्रॉब्लम है वहां पे। तो आपको रेमेडी कुछ ऐसा करना पड़ेगा जहां आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो, यूनिवर्स को मनाएं, वहां से उपाय आएंगे। अब उपाय आपके लग्न से नहीं आएंगे। ठीक है, ये इसमें आपको रेमेडीज का भी मैं आपको बता रहा हूँ आज ही। इसको बड़े ध्यान से समझना ये वाला क्लास, कि रेमेडीज किस कहाँ से बनेंगी ये आपको समझ में आना चाहिए। ऐसा कोई भी ब्लैंक रेमेडी नहीं बन जाएंगे लाल किताब की तरह की ये हाउस उठा ले, ये राशि उठा लो, नहीं। आप पहले समझो कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट कहाँ कर रही है ना। कोई भी जब इवेंट होता है ना, उसके 3 चरण होते हैं। पहला चरण की यूनिवर्स उस चीज के लिए एग्री है कि नहीं। ठीक है, आप उसको बोल लो कि भगवान आपको वो चीज देना चाहता है कि नहीं, या मैं उसको बोलता हूँ कि ठीक है प्रकृति नहीं चाहती है, देना चाहती है कि नहीं चाहती है। ठीक है, वो उसका मतलब हो गया, मैं कारक लेवल की बात कर रहा हूँ। क्लियर? अगर यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है तो रेमेडी आपको इस तरह की रेमेडी करनी पड़ेगी जो प्रकृति को कंट्रोल करती हो। ठीक, नदी में कोयला बहाने से प्रकृति कंट्रोल नहीं होगी। ठीक है ना। तो आपको उस लेवल पे सोचना पड़ेगा। तो ऋषियों ने उस लेवल पे सोच के उपाय दिए थे इस इन चीजों के, जहां आप प्रकृति के साथ जुड़ते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, मतलब कि अगर किसी के चार्ट में आज के बाद आपने देखा कि कारक ग्रह रिफ्लेक्टेड, कारक से रिलेवेंट हाउस रिफ्लेक्टेड, तो मतलब कि वो इवेंट होने में बड़ी समस्या है। ठीक है, वो इवेंट अब उनके उनके बस की बात नहीं है। उसके लिए अब आपको मंदिर मंदिर भटकना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा, तब जाके कहीं बात बनेगी। ठीक है, अब आते हैं सेकंड स्टेज पे। मान के चलते हैं कारक ग्रह और कारक से रिलेवेंट हाउस एग्री है इवेंट के लिए। हम्म, वो तो हो गया यूनिवर्स। अब उसमें अलग अलग लगने पे लोग जन्म ले रहे हैं, है ना। अब हर हर लग्न के लिए वो जो पर्टिकुलर इवेंट होगा ना, वो अलग अलग तरीके से काम करने वाला है। इसका मतलब कि वो इवेंट नेचर तो चाहती है देना, बट आप अपने लाइफ में उसको मैनिफेस्ट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये कौन बताता है? ये बताता है लग्न से रिलेवेंट हाउस। ठीक है, तो जो मैंने बोला कि लग्न से फिफ्थ हाउस हम क्या देखेंगे, तो लग्न से फिफ्थ हाउस आपको ये बताता है कि वो पर्टिकुलर इवेंट आप अपने जीवन में किस हद तक मैनिफेस्ट कर पाओगे। किस हद तक मतलब, अगर मैं फाइनेंस की बात करता हूँ, ठीक है, अगर फिफ्थ हाउस अगर स्लाइटली अफ्लेक्टेड है तो हो सकता है कि आप मिलेनियर ना बनो, आप लखपति बन जाओ, आपका जीवन चल जाएगा। ठीक, अगर बिना एफ्लिक्शन के साथ है ना, कोई भी एफ्लिक्शन नहीं है, ऊपर से जुपिटर वीनस जैसे बेनिफिक ग्रह है उसमें आ रहे हैं, सब अच्छा हो रहा है, तब तो फिर तो कोई लिमिट नहीं है आपके लिए। क्यों? क्योंकि वो मैनिफेस्ट आप इजीली कर पाओगे। आप इसको समझ में आ गई बात, कि चाइल्ड बर्थ जुपिटर और जुपिटर से फिफ्थ हाउस दोनों अच्छे थे, यूनिवर्स ने एग्री कर दिया। लग्न से फिफ्थ हाउस भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एफ्लिक्शन नहीं है राहु केतु का या ट्वेल्थ हाउस लॉर्ड का, कोई एफ्लिक्शन नहीं है। इसका मतलब कि आपको
जब आप लोग प्लान करेंगे चाइल्ड बर्थ के लिए, वो इजीली मैनिफेस्ट हो जाता है बिना रुकावट के, ठीक। बट अगर एफ्लिक्शन आ गया, अब यह एफ्लिक्शन का मतलब क्या है ना, तो सिंपल बेसिक्स हमको लगाने हैं। एफ्लिक्शन के लिए हमें ये देखना है कि पर्टिकुलर वो जो भाव है, वो हाउस वो पाप कर्तरी में ना हो, पहला नियम, ठीक है। दूसरा नियम कि सेपरेटिव प्लैनेट्स उसको ना देखें। सेपरेटिव प्लैनेट्स का मतलब हो गया सन, मार्स, राहु, केतु, सैटर्न एंड 12th हाउस का लॉर्ड। इनमें से कोई भी दो ग्रह या दो से ज्यादा अगर एक ही हाउस को देखते हैं तो वो उसको सेपरेट कराते हैं, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। इस पे पूरी क्लास ली थी हम लोगों ने, मुझे याद है जहाँ तक, है ना, सबको याद जी होगा सर। वो। हाँ सर, हाँ जी सर। तो वो रूल यहाँ लगेंगे अब, ठीक है। तो किसी भी भाव में दो सेपरेटिव प्लैनेट्स अगर देख रहे हैं तो वो पर्टिकुलर भाव हमारा हो गया फिफ्थ। जब हाउस हमारा एफ्लिक्टेड हो गया तो उसका रिजल्ट पता है क्या निकलता है, कि यूनिवर्स तो चाह रहा देना, बट आपकी अप्रोच गलत है, आप नहीं मैनिफेस्ट कर पा रहे जीवन में। इसमें गलती यूनिवर्स की नहीं है, इसमें गलती नेचर की नहीं है, भगवान की नहीं है, इसमें गलती आपकी है। तो रेमेडी क्या बनती है इसकी? इसकी रेमेडी बनती है प्रैक्टिकल अप्रोच को समझो, आप अपना अप्रोच चेंज करो, अपना मेंटल एटीट्यूड चेंज करो, आपको समझने की जरूरत है। 7th हाउस अगर एफ्लिक्टेड हो गया तो हस्बैंड वाइफ अगर नहीं बन रही है तो इसमें यूनिवर्स की गलती नहीं है, आप पूजा पाठ जेमस्टोन ना पहनो, इसमें आप उसको अंडरस्टैंडिंग से इसको सॉल्व होगा, कंपेटिबिलिटी आपस में बातचीत से सॉल्व होगी। जब हाउस लेवल पे जब एफ्लिक्शन आपको दिखता है तो वहां पर रेमेडी अलग तरीके से काम करेगी, मतलब अलग तरीके की रेमेडी काम करेगी, क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कारक ग्रह जो होते हैं वो यूनिवर्सल एक्सेप्ट वो दिखाते हैं ऑर्डर। हाउस आपको बता रहा है मैनिफेस्टेशन होगा कि नहीं होगा, अगर होगा भी तो किस एक्सटेंट तक हो। जब मैं किस एक्सटेंट तक होने की बात करता हूँ ना, तो ये सब काम आती है, कितना पैसा होगा मेरे पास, है ना, मेरे अंदर कितनी ताकत है, 3rd हाउस, मेरे अंदर कितनी नॉलेज है, 4th हाउस, मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, 5th हाउस। जब कितने की बात आती है ना, ये जितना ज्यादा एफ्लिक्शन उतनी कमी, जितना कम एफ्लिक्शन है ना उतना सक्सेस के चांसेस बढ़ते हैं। बिल्कुल एफ्लिक्शन अगर नहीं है तो आप सुपर ब्रिलियंट हो, ठीक है, बट फिर भी आप फिगर नहीं बता सकते कि मैं इतने डिजिट में पैसा कमाऊंगा, वो नहीं बताया जा सकता, ठीक है। अच्छा, कारक हो गया, हाउस हो गया। अब 3rd आता है उस हाउस का लॉर्ड, ठीक। जो हाउस लॉर्ड होता है ना वो डिसाइड करता है कि वो हैप्पीनेस आपके जीवन में है कि नहीं है। हैप्पीनेस हाउस डिसाइड नहीं करता, उसका हाउस लॉर्ड डिसाइड करता है, ठीक है। आप लोग अपने चार्ट में देखो इसको लगा के, अब अगर आपके चार्ट में कारक ग्रह ठीक है, हाउस ठीक है, तो आपको इवेंट तो मिला होगा, वो आपके जीवन में हुआ होगा इवेंट, ठीक है। अगर हाउस लॉर्ड अगर रिफ्लेक्टेड हो गया तो मतलब कि वो इवेंट होने के बाद भी ना आपको उसमें कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। स्टार्ट में अगर कोई ग्रह रिफ्लेक्टेड है आपका, वो देख लो किस हाउस का लॉर्ड है, वो पर्टिकुलर हाउस का इवेंट हो रखा है, बट आपको खुशी नहीं जीवन में उससे। 5th का लॉर्ड अगर रिफ्लेक्टेड हो गया तो संतान अगर हुई तो संतान से सुख नहीं मिलता एट द एंड, ठीक है। सीधी सी बात है, इसमें कोई गणित लगाने की जरूरत नहीं, कोई कॉम्बिनेशन की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन जब बन रहे होंगे ना वो इसी हाउस लॉर्ड से ही बनते होंगे, ठीक है। इससे सरल कहीं नहीं मिलने वाला, किसी किताब में नहीं है, ना आपको समझाएगा। अगर ये आपको इतनी बार समझ में आ गई तो आपको रेमेडी भी आपको समझ में जाएगी कि रेमेडी हमको किस लेवल पे हमको चाहिए। रेमेडी में क्या होता है कि कारक के लेवल पे और हाउस लॉर्ड के लेवल पे जो रेमेडीज हैं, है ना, वो सारी रेमेडी हैं ऐसी रेमेडी जिसमें आपको ग्रह की शांति करानी पड़ती है। हाउस लॉर्ड तो प्लैनेट हो गया ना, प्लैनेट वो अगर एफ्लिक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो वहां पर रेमेडीज आप उस हाउस लॉर्ड उस ग्रह की रेमेडी करो, सिंपल, कुछ अलग से कुछ ऐसे कोई भारी भरकम नहीं करना, कुछ सिंपल रेमेडी हाउस लॉर्ड वाली, ठीक है। कारक ग्रह के अगर उपाय हैं
तो वो रेमेडी थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, वो रेमेडी थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसीलिए जो ये यज्ञ और ये सब जो बड़े बड़े सेटअप देखते हो ना, ये उस कारागृह को ठीक करने वाले उपाय होते हैं सारे, क्योंकि यहाँ पर ये प्रकृति से लिंक होके कुछ लेना देने वाली बात चलती है। भगवत गीता में कृष्ण समझाते हैं ना कि यज्ञ वो प्रोसेस है कि आप यहाँ पर हवन में आपने अन्न डाला, हविष आपने डाला, वही प्रकृति में कणों के रूप में जाके बादलों में जाता है, वही मुझे प्रकृति को मिलती है, मतलब मुझे मिलता है, और बदले में मैं आपको वो 100 गुना करके देता हूँ। तो कुल मिला के इनडायरेक्टली वो ये बोलना चाह रहे हैं कि तुम प्रकृति के इवोल्यूशन में उसकी हेल्प करो, बदले में प्रकृति तुम्हारी इच्छा पूरी करेगी। यही एक ये कॉन्सेप्ट होता है। तो अगर कारक लेवल पे अगर रिफ्लेक्शन है तो आपको उस यूनिवर्स के लेवल पे रेमेडी करनी है, ठीक है। तो ये रेमेडी कॉम्प्लेक्स रेमेडी होंगी, इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। हाउस वाली रेमेडी आपको अपने लेवल पर ठीक करनी है, आपको अपने अप्रोच को चेंज करना है। 7th हाउस एफिलेक्टेड है तो आप देखो आपके जीवन में ना आपके और आपके पेरेंट्स या आसपास के लोगों की वजह से दिक्कत आ रही है मैरिज ना होने की। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने पैरामीटर ऐसे बना रखे होंगे कि मुझे बिल्कुल अपनी कम्युनिटी में करना है, उसकी हाइट इतनी होनी चाहिए, वेट इतनी होनी चाहिए, वो काली चाहिए, गोरी चाहिए, कैसी चाहिए, है ना। वो सब आपकी प्रॉब्लम है, उसमें ग्रह और ये सब कुछ नहीं कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आपको हाउस एफिलेक्टेड है, ठीक है। बट अगर कारक ही एफिलेक्टेड हो गया तो उसमें फिर आपकी गलती नहीं है, आप तो ठीक है, आप तो बड़े छोटे लेवल पे भी अपनी पैरामीटर्स ढूंढ रहे हो, बट वो प्रकृति नहीं चाहती है कि आप मैरिज हो जाए आपकी, ठीक है। इसलिए जब भी आप कोई हाउस एनालिसिस करो तो इन 3 लेवल पे आपको सोचना है, कारक, हाउस एंड हाउस लेवल। यही 3 से यूज होती हैं सारी प्रेडिक्शंस में, इन 3 के अलावा कुछ है नहीं ज्योतिष में। क्लियर हो गया? तो रेमेडी 3 लेवल पे रेमेडीज बनती हैं, ठीक है। हाउस वाली रेमेडी प्रैक्टिकल रेमेडी है, और ये जो डोनेशंस हो गए और टेम्पल विजिट करना, ये सारी जो रेमेडीज हैं ये है उस लॉर्ड की रेमेडी, हाउस की लॉर्ड, ठीक है। और जो कारक वाली रेमेडी है वो है आपकी मेडिटेशन वाली रेमेडी, है ना। आप गायत्री मंत्र का सवा लाख जाप कर रहे हैं, है ना, यज्ञ हवन पूजा पाठ करते हैं, वो सब कारक लेवल के उपाय। क्लियर क्लियर हो गया? जेम्स वाले जो उपाय होते हैं ना ये हाउस के लिए काम कर जाते हैं, क्योंकि वो आपकी फ्री विल पे चलती है, ठीक है। आपको एक सम्मति कहते हैं ना कि एक अच्छी सोच, एक माइंड को एक डायरेक्शन वो देता है। बट जेमस्टोन्स में और भी चीजें होती हैं, तो इसको मैं इतना इजीली नहीं टॉपिक को लेंगे हम लोग। और कुल मिला के हर लेवल पे रेमेडीज अपनी अपनी कैटेगरी की रेमेडी हम वहां पर बता सकते, ठीक है ना। तो अब आपको चार्ट आपको आएगा आपके पास, आप देखो अगर उसके जीवन में 2-2 शादियां हैं, अगर 3 शादियां हुई हैं, अगर आपके पास ये कोई चार्ट है तो आप देखोगे कि उसका हाउस लॉर्ड एफ्लिक्शन में मिलेगा। तभी वो आदमी को हैप्पीनेस नहीं है ना उस पर्टिकुलर इवेंट से, तभी एक के बाद दूसरी तीसरी शादी कर रहा है वो। जैसा आपने संजय दत्त का नाम लिया था, इनकी कितनी मैरिज हुई मुझे पता नहीं है, मतलब एक ही है कि सेकंड मैरिज कुछ है? इसमें एक ही दिखा रहा है सर। एक ही दिखा रहा है, ठीक है। मोर जनरली देन वन बॉलीवुड है सर। नहीं मोर सर, देन 2 हुई हाँ, हैं, दो 2 हुई हैं, हाँ, 2 या दो है 3 सर। हैं। नहीं होती लाइक है। मेरे जिधर नहीं चार्ट 3 दिखा है था सर, उसमें, 3 है मेरे जिस तरह सर, चार्ट है उधर एक ही 3 थे। है। एक थी रिचा जिनकी डॉटर है त्रिशला, सेकंड थी रिया पिल्लई के साथ, एंड थर्ड मैरिज है जो मान्यता जो अभी है, तो 3 शादियां इनकी कंफर्म है। ठीक है। और कुछ नहीं, और कोई नीता अंबानी से भी कुछ था शायद, नीता है कौन? हाँ, शादी तो मैंने उनसे देखा था होनी थी यही शायद। नहीं एक सर, ही। टीना अंबानी, टीना अंबानी, सर सॉरी, टीना टीना अंबानी, टीना नॉट अंबानी। सर नीता। माधुरी के साथ भी था सर। हाँ, शी वाज हिज गर्लफ्रेंड बट उससे शादी नहीं हुई थी। चलिए ठीक है, अच्छी बात। तो यही चार्ट पे शुरू करते हैं ना। बताइए, डिटेल बताना एक बार प्रतीक जी। ओके सर, लेट मी जस्ट संजय दत्त, डेट ऑफ बर्थ 1959 जुलाई 29।
1959 जुलाई 29, ठीक है। बॉम्बे हम्म 2:45 PM 45 PM बॉम्बे। यही चार्ट है। यस सर, बट मेरे में लाइक जुपिटर लगने में आ रहा है। ऐसे इतना कैसे जुपिटर लगने में आ जाएगा? 28 डिग्री का है ये, 2 डिग्री बचा है। ठीक है, 2 डिग्री थोड़ी ट्रेवल कर लेगा जुपिटर इतना। सब किसी किसी ऐप का होता है, जैसे एस्ट्रो स्टेज में अलग आ जाता है कभी कभी। सर नहीं, ये D1 चार्ट खुला होगा इनका एक्चुअल में, नेटल नहीं खुला होगा। इनका वो, इन्होंने राशि चार्ट खोला होगा ऐसा कुछ यस ना, सर, दूसरा वो, हाँ हाँ। जी हाँ जी। ऐसा है क्या? देखिए जरा। नहीं, इसमें भी सेम आ रहा है तो। सर अभी हुआ नहीं D1 भाव चलित सर। अच्छा, ये हाँ जी, ऐसा, हाँ ये खुला होगा सर। यही चार्ट था। नो सर। इसमें तो फिर वीनस राहु सब कुछ चिंता है ये। हाँ ये इन्होंने वो कर रहा। मेरा लाइक वो सूर्य सिद्धांत में होगा तो इसलिए सर। हाँ हाँ, ये इन सब आप उसमें हो ना लफड़ों में, तो इस वजह से हाँ कुंडली चेंज हो yes, रही होगी आपकी। साफ अच्छा। सुथरी जिंदगी दिया करो प्रतीक जी, ठीक है? इन सब लफड़ों में ना पड़ो, ये सिद्धांत वो सिद्धांत, ठीक है? ये बनाइए कहाँ सॉफ्टवेयर का मतलब ये नहीं है नहीं कोई बटन दबा के कुछ भी सेटिंग लगा रहे हो। ठीक। अच्छा, ये चार्ट है अब। हम्म तो हमको इनकी लाइफ ऑलरेडी पता है, ठीक है? तो हमें एक स्नैपशॉट जजमेंट हमें चाहिए। 3 शादी हुई है तो मतलब कुछ ना कुछ उसमें डिससेटिस्फेक्शन है रिलेशनशिप को लेके, करेक्ट? मैं मैरिज की बात कर रहा हूँ, ठीक है? उसके अलावा तो उन्होंने संजू मूवी में तो ऐसा डायलॉग भी था ना, वो काउंट करके बताते हैं 300 ऐसा कुछ करके लड़कियों का नंबर। तो वो चीज अलग है, वो है 5th हाउस एंड 8th हाउस वाले अफेयर, ठीक है? वो नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म स्टेबल रिलेशनशिप, हम जिसे मैरिज के नाम से जानते हैं। तो वो अगर मल्टीपल चीजें हो, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं वो 7th लॉर्ड में प्रॉब्लम है। इतना हमें समझ में आ गया? क्लियर? हम इसको रिवर्स कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है? तो सीधे स्टार्ट में आप देखो कि इस पूरे कुंडली में देखो कि कौन कौन से ऐसे प्लैनेट हैं जो बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड हैं। वीनस मार्स के साथ लियो साइन में है, Right. ठीक है? तो वीनस मार्स के साथ लियो साइन में होना, क्या स्टेटस है वीनस का यहाँ पे, ठीक है? कुछ तो बोलो, इतना तो अब तो सामने चार्ट दिख रहा है। वीनस क्या है चार्ट में? नो हाँ? सर, Sir, सर ठीक नहीं है, वीनस लियो में सर अच्छा नहीं 12th होता लॉट भी है Sir, वीनस, enemy सो sign. एज इट इज सेपरेटिव ही है। एनिमी के हाउस एंड में है। And with मार्स 6th Lord. इट्स अफ्लिक्टेड बाय मार्स। सर। हाँ, मून ठीक है। इन 7th हाउस मल्टीप्लिसिटी का कारक ही मून हो गया। हाँ, वो तो ठीक है, वो तो हम स्नैपशॉट मेथड लगाएंगे, बट अभी में हम सिस्टमेटिक चलते हैं जो हमने अभी पढ़ा, ठीक है? हमने यही देखा ना कि अगर हाउस लॉर्ड ही रिफ्लेक्टेड है, इसका मतलब कि उस पर्टिकुलर सेगमेंट में डिससेटिस्फेक्शन दिखता है। क्लियर? तो यहाँ पर हमें राइट। वीनस दिख रहा है। अब मुझे ने बोला कि नौमांश कैसे यूज करना है हमको, ठीक है? Yeah. तो हमें क्या करना है कि आप आदत ऐसे बनाओ, वीनस देखो लियो साइन में है, और नौमांश कौन सा है यहाँ पे? लिब्रा, है ना? लिब्रा, या लिब्रा दिख रहा है? हाँ जी नहीं सर। तो अगर आप चार्ट चाहो चार्ट देख लो कि क्या नहीं लिया। नीचे वाले को बदल। सेकंड, ठीक है? तो वीनस की हम बात कर रहे थे इसमें ना, तो डिविजनल चार्ट्स को कैसे यूज करना है हमको? दो 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 तरीके हैं। एक तो ये कि हम सारे इवेंट्स हम लोग D9 से ही देखें, ठीक है? जो सब लोग करते हैं, ठीक? जब हम कहते हैं कि सारे इवेंट्स हमको D9 से देखने होते हैं, तो वहां पर हम लोग उसको स्ट्रेंथ के लेवल पे बात करते हैं कि ग्रह की स्ट्रेंथ कितनी है ये देखना होता है, तो हम लोग डिविजनल चार्ट में D9 देखते हैं, ठीक है? ये क्लासिकल ओपिनियन है। बाकी अगर आपको प्रिडिक्टिव लेवल पे अगर आपको जाना है,
तो वहां पर हर लाइफ के एरियाज के लिए हमारे अलग अलग डिविजन्स बने हुए हैं। ठीक है, तभी D10 भी हमारे पास है, D9 भी है, D45 भी है, D40 भी है ना, D7 है, दुनिया भर के डिविजन चार्ट्स। तो अब करें क्या इसमें कि हमने वीनस देखा, मैरिज का एरिया है, ठीक। इसका डिविजनल चार्ट कौन सा होता है? D9 मैरिज का। D9 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 होता है। तो हमने देखा, देखो पहले हमने देखा कि वीनस लियो साइन में है मार्स के साथ, ठीक है, तो बहुत अच्छी पोजीशन पे एज सच नहीं है। एक दूसरा, यही वीनस अब हम देखते हैं डिविजनल चार्ट्स में, तो आप यहाँ देखो कि वीनस है अपने ही साइन में, लिब्रा में, सूर्य के साथ, ठीक और है। सब मार्स अफ्लिक्ट कर रहा है वहां पे भी। हाँ, 11th हाउस से। मैं एस्पेक्ट नहीं लूंगा इसमें भी, ठीक है। तो हम अच्छा, खाली ओके। पोजीशंस हम लोग लेके चलते हैं, ठीक। बाद में आप अपना एस्पेक्ट लेंगे अपने अपने लेवल पे आप लोग करना, ठीक है। अभी मैं बिना एस्पेक्ट के आपको बताता हूँ कि पोजीशन कॉम्बिनेशन से ही हम लोग रिजल्ट निकाल सकते हैं, ठीक। हाँ, तो हमने यहाँ निकाला वीनस सन के साथ, एक और रिफ्लेक्शन मिल गया हमें, एनमी फ्रेंड के साथ आ गया। दूसरा ये है लिब्रा साइन में। अभी लिब्रा साइन को यहाँ देख के मैं ये नहीं बोल रहा कि नवमांश में सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, नहीं। मैं सिंपल ये कह रहा हूँ कि लिब्रा साइन D1 में ही देखो कहाँ पर है, 12th हाउस में। 12th हाउस। तो वीनस जब रिजल्ट देगा ना, जब भी रिजल्ट देगा तो वीनस इस हाउस का रिजल्ट भी देगा, 12th हाउस का रिजल्ट भी दे रहा है, खासकर मैरिटल लाइफ, ये इसका मतलब है, ठीक है। क्योंकि वो डिविजन्स में, उसमें भी नवमांश डिवीजन में जो कि मैरिटल लाइफ का दिखाता है, वहां पर लिब्रा में बैठा हुआ है। तो जब भी मैरिटल लाइफ की बात आएगी वीनस के साथ, तो 12th हाउस एक्टिवेशन होगा। समझ में आई बात? सर जब हम बीसीपी को देखेंगे और फिर इसी के साथ भी देखेंगे तो हम 12th हाउस को भी एक्टिवेट करेंगे। 12th हाउस को भी लेंगे अब जब डिविजनल चार्ट आप लोग यूज करना शुरू करोगे, ठीक है। अभी देखो डिविजनल चार्ट का ना एक और आपको तरीका बताता हूँ। तो ये वीनस जरूरी नहीं कि हमेशा ये सिर्फ आपको मैरिटल लाइफ ही बताएगा, वीनस आपको करियर का भी बताएगा, क्योंकि वीनस D10 में भी कहीं बैठ रहा होगा, है कि नहीं। तो अगर आपको ये देखना हो कि वीनस की दशा चल रही है या बीसीपी में वो हाउस एक्टिवेटेड है जहां वीनस का हाउस है, वीनस जहां बैठा है वो हाउस एक्टिवेट हुआ, ठीक है। तो अब लाइफ में देखो करियर भी चल रहा है, मैरिज भी चल रहा है ना, हेल्थ भी चल रहा है, सारी चीजें चल रही हैं। तो आप यहाँ वीनस को देख के आप ये नहीं बोलोगे ना कि नहीं मेरा वीनस तो कहीं भी लग्न से कनेक्टेड नहीं है, तो मैं लग्न वाली इवेंट नहीं बताऊंगा। ऐसा नहीं होता, लाइफ में सारी चल रही है इवेंट, तो कहीं ना कहीं थोड़ा 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 पोर्शन वो प्लैनेट हर जगह टच करता है। तो हमने बोला कि वीनस जब भी एक्टिवेट होगा, है ना, तो मैरिटल लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं है वीनस। क्यों? क्योंकि वो हैप्पीनेस नहीं देगा मैरिटल लाइफ की इनको, क्योंकि ये वीनस एफ्लिक्टेड है 7th हाउस का लॉर्ड होके, और वो 12th का रिजल्ट भी हमेशा देने वाला है, ये हमने बोला, ठीक है। करियर के लिए कैसे बोलोगे इसको आप? तो करियर के लिए देखो वीनस कहाँ बैठा है D10 में, एक्वेरियस में बैठा है ना, सैटर्न के साथ। एक्वेरियस यहाँ पर फोर्थ हाउस का लॉर्ड बनता है ना, और सैटर्न के साथ बैठा हुआ है। और सैटर्न वो है जो इसका 3rd हाउस और 4th हाउस दोनों का लॉर्ड बनता है ना। तो वीनस प्रोफेशनल लाइफ में जब भी एक्टिवेट होगा इनका, तो इन हाउसेस के रिजल्ट उनको देने वाला। तो ऐसे हमको देखना है। तो मतलब मेरे लग्न चार्ट में ही मैं इन राशियों को प्लेस कर रहा हूँ, इसी को हम लोग बोलते हैं राशि तुल्य अंश। चाहे राशि तुल्य दशांश कर लो, चाहे राशि तुल्य नवमांश कर लो। तो क्या है, एक सेकंड। हाँ जी, ठीक है। तो ये वर्गा चार्ट। नवांशा में हम्म तो नवांशा में 12th हाउस भी एक्टिवेट रहेगा, बिकॉज वीनस नेटल चार्ट में हम्म लियो साइन में। हम्म
नहीं नहीं नहीं, तो नवम वो उसको उसको हम लोग बोलते हैं नवमांश तुल्य राशि। वहां हमने राशि को घुमा दिया है नवमांश के अकॉर्डिंग। ठीक है, वो भी एक मेथड होता है, बट हम इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं। आप सिंपल मेथड यूज करो इसमें, जो मैं भी यूज करता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका उल्टा भी हो, जो बता रहे हो ना, वो भी काम करता है। ठीक है, अगर प्रॉब्लम ये है कि हम ये भी चलाएं वो भी चलाएं, फिर वही हाउसेस हाउसेस के मर्ज होने की वजह से फिर प्रॉब्लम आएगी। क्लियर? तो हम क्या करेंगे कि यही लग्न चार्ट पे ही इसको अप्लाई करो अपना नवमांश चला के। लग्न चार्ट को नवमांश पे मत लगाओ पहले। ठीक, तो विजय जी समझ में आया वो हाँ अर्घा ठीक है चार्ट सर, हम कैसे लगा रहे हैं? ठीक है, ठीक है बिल्कुल ठीक है तो सर। ऐसे ही आपको मान के चलो कि टेंथ का लॉर्ड हो गया सूर्य, है ना। यस सर। अब यही सूर्य के बारे में आपको देखना है, तो D10 में जाके सूर्य को देख लो आप, है ना। D10 में सूर्य कैंसर, वो वर्गोत्तम है वहां पे, जी है ना। सेम सेम राशि में यहाँ भी और वहां भी है, तो करियर यस में उनको अच्छी सफलता मिली है ना। जीवन में इतनी सब इतनी सारी। केतु से अफेक्टेड है, केतु से अफ्लिक्टेड है। सब केतु से अफेक्टेड हाँ है D1 में। हाँ, D1 में केतु से अफ्लिक्टेड है। यहाँ पर बैठा है वो जुपिटर के साथ, एक्सॉल्टेड जुपिटर के साथ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बैलेंसिंग फैक्टर इसमें है। हाँ जी सर। ठीक है, और अच्छा दूसरा इसमें एक चीज मैंने और बोली कि एफ्लिक्शन तब तक नहीं होगा भयंकर, तब तक जब तक दो सेपरेटिव प्लैनेट ना जुड़े एक जगह, है ना। दो सेपरेटिव प्लैनेट्स। सर मैरिज में जैसे वीनस है, ये सन वीनस का डिस्पोजिटर है, इसको मान सकते हैं हम, बिल्कुल और बिल्कुल मान रिफ्लेक्टेड सकते हैं। सन है वो तो एनिमी हो गया ना, तो एनिमिटी तो, के साथ फिर सेपरेटिव टेंडेंसी भी हाँ लाएगा वो अपने आप। है ना। तो हाँ, सन और मार्स दोनों ही हो गए, हो गए। और दोनों ही दूसरा, सेपरेटिव हो गए। दूसरा वीनस भी सेपरेटिव लिए हुआ है ना। वीनस को 12th का लॉर्ड है ना। 12th का लॉर्ड भी हाँ, सेपरेटिव रखता है अपने अंदर, बट तो सर जैसे वीनस। मून है 7th हाउस में, हम्म सर मून है 7th हाउस में, बट हम्म मतलब दैट इज नॉट द रीजन कि मल्टीपल मैरिजेस होंगी इनकी। नहीं नहीं, देखो मैं फिर बताता हूँ मैं इसमें ना, दैट मैंने जस्ट, मैंने मैंने क्या बोला था कि अगर हाउस इनका अच्छा हाँ है तो मैनिफेस्टेशन में प्रॉब्लम नहीं है, वो जब चाहे मैनिफेस्ट हो सकता है हाँ इवेंट। तो इसलिए दो शादी ओके तीन शादी ये चाहे तो अभी भी दो तीन ओके शादी और कर सकते हैं, क्योंकि हाउस अच्छा है ना। मून एग्जॉल्टेड है, कोई समस्या नहीं है, हो जाएगा। ठीक है, हाँ, बट मून इनका सेकंड एंड 12th में कोई प्लैनेट नहीं है, तो केमुद्रम टाइप का योग बनता है इसमें। बट एग्जॉल्टेड होने की वजह से वो केमुद्रम भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक एज सच नहीं है। ठीक है, हाँ, बट इनके जो डिसीजंस हैं मैरिटल लाइफ में थोड़ी इरेटिक टाइप के होते हैं, मतलब कि तैश मैच की कोई डिसीजन हाँ लेना, ये सब भी ये कर सकते हाँ हैं। ठीक है, तो ये आप इसको डिफरेंस को क्लियरली समझो आप। हाउस अच्छा होने की वजह से ये मल्टीपल मैरिज कराता है। ठीक है, अगर अच्छा सर राहु का रा मल्टीपल मैरिज हो तभी पॉसिबल है जब उसका हाउस लॉर्ड एफिलिक्टेड हो तभी, क्योंकि जब हाउस लॉर्ड एफिलिक्शन होने के मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं, फिर दूसरा ऑप्शन देखते हैं वो लोग। ठीक है। सर राहु हम्म एस्पेक्ट कर रहा है मून को, कैन हम्म, दैट बी द रीजन फॉर मल्टीपल मैरिजेस? D1 राहु, में हाँ 11th हाउस से एस्पेक्ट कर रहा है ना, 9th एस्पेक्ट। हाँ, नहीं मैंने मैंने वही बोला ना कि देखो, अभी अभी किसी ने बोला कि मून 7th हाउस में है इसलिए मल्टीपल मैरिज होता है, मेरे ख्याल से समृद्धि जी ने बोला था, किसी ने बोला था अभी ये। ठीक है, वो एक ही योग है, ऐसे मल्टीपल योग आप डाल सकते हो, बट ध्यान रखना ये सारे जो स्नैपशॉट मेथड होते हैं ना, ये हमेशा काम नहीं करते, क्योंकि इसके पीछे कोई ना कोई इसका एंटीडोट भी रेडी रहता है। तो मल्टीपल मैरिज पॉसिबल तभी है जब हाउस लॉर्ड एफ्लिक्टेड हो, और तब वो मल्टीपल मैरिज की इसमें इस तरह की कॉम्बिनेशन, जैसे आपने राहु बोला एफ्लिक्शन दे रहा है, या मून 7th हाँ हाउस में जी सर। होना, ये मल्टीपल मैरिज देता है, बट ये श्योरिटी तभी होगी जब हाउस लॉर्ड एफ्लिक्टेड होगा। क्योंकि प्रैक्टिकली सोचो सर ना कि ऑल्सो राहु है तो मल्टीपल मैरिज तभी है जब वो अभी से खुश नहीं है, तभी तो दूसरा ऑप्शन ढूंढेगा ना वो, हाँ हम्म। हाँ जी सर। है ना। जब आपका आपका हाउस लॉर्ड अगर अच्छा बैठा हो तो फिर वो मल्टीपल मैरिज नहीं कराएगा वो। सर वीनस पाप परतरी योग में भी है।
हाँ वीनस पाप करती है, ऐसे वीनस में एफ्लिक्शन मिलेगा, मैंने बोला ना, ये गलत नहीं हो सकता, ये रूल जो मैं बता रहा हूँ ये हमेशा काम करेगा, है ना। अगर आपको उसके जीवन में दिख रहा है मल्टीपल मैरिज, सेटिस्फेक्शन नहीं है रिलेशनशिप में, तो वो उसका हाउस लॉर्ड का एफ्लिक्शन होना तय है, ये कोई सब काट नहीं सकता अनऑर्थोडॉक्स भी इसको। होगी शादी इनकी। अनऑर्थोडॉक्स, वो फिर वो 7th हाउस पे हम जैसे जैसे वो आएंगे हाँ जी एफ्लिक्शंस, उसके अकॉर्डिंग उसको आप जोड़ते हाँ चलिए। सर कारक के जी। लिए फीमेल और मेल के लिए वीनस दोनों में ही देखेंगे अ, या फीमेल के लिए जुपिटर कारक देखेंगे? कारक के लिए कारक के लिए वीनस इसमें और फीमेल में मार्स, मार्स। ठीक है, मार्स। और मैरिज जब हो, मैरिज इवेंट की जब बात होगी तब जुपिटर कारक होगा, ठीक है। तीन अलग अलग चीजें हैं इसमें। राइट राइट। अच्छा ठीक है, Sir, अभी Venus, हम्म, sir, Venus is always considered as afflicted, or we are considering over here just because it's in Leo at this time. एट दिस टाइम इट इज इन लियो, है ना, इन पाप कर्तरी योग, ऑल्सो इन Correct. लिब्रा नवमांश, दैट इज द 12th हाउस एंड विथ सन, इस वजह से हम ले रहे हैं इसको। हमेशा तो सर हमेशा नहीं होगा लिब्रा में, खाली अगर लिब्रा में बैठा हो, ठीक है, और जी राहु और सन अगर यहाँ नहीं होते उस पोजीशन में, तो रिफ्लेक्शन नहीं जी था इतना, okay, because ठीक है। Mars together they are kind of sum, right? But हाँ, so if it's own Rashi or Swarashi, then it's not considered. देन वो फिर सिचुएशन बदल जाएगी, Okay. ठीक है। सर एफ्लिक्शन के लिए 8th लॉर्ड और दूसरे 6th लॉर्ड उनके साथ अगर होगा वो भी माना जाएगा एफ्लिक्शन? देखो 6th और 8th का मुझे नहीं समझ में आता कि इसका रिफ्लेक्शन में कभी इतना मैंने देखा नहीं है, बट हाँ 12th का लोड जरूर पड़ता है, राइट, ठीक है। थैंक यू। हाँ, ठीक। क्या कर रहे थे हम लोग, और कोई इवेंट बताओ इसमें, और कुछ आपको इनकी लाइफ का और बताओ जिसमें ये खुश नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है जिसमें। चाइल्ड का अच्छा देखे चलो तो इसको इसको उल्टा देखते हैं हम लोग ना, चाइल्ड भी देख लेते हैं। चाइल्ड बॉर्न इस अब इस कुंडली में और कौन सा ग्रह एफ्लिक्टेड है ज्यादा, सन को एफ्लिक्शन हम बोल नहीं सकते, ठीक है, मर्क्यूरी मरकरी एफ्लिक्टेड है, Sir, Jupiter is not in position जुपिटर इज नॉट in happy position. बिकॉज ऑफ 12th हाउस प्लेसमेंट, Yes, इन sir. इन इन लिब्रा साइन, And और yeah, कुछ Libra. एक ही फिर फैक्टर है बस। इन टॉकिंग अबाउट एफ्लिक्शन एक हम्म, बात मैं पूछने लाइक हम्म, मैंने 2-3 जगह पे पढ़ी है कि ये मर्क्यूरी का भी एफ्लिक्टेड ज्यादा एफ्लिक्ट नहीं होगा क्योंकि वो अस्त होने से भी अपना प्रभाव नहीं खोएगा हम्म। और शुक्र भी लाइक वो 50% पॉजिटिव ही रहता है जितना भी वो तब है जब वो विथ रिस्पेक्ट टू सन, क्योंकि सूर्य के नजदीक ही रहने वाले प्लैनेट हैं ये सन एंड वीनस एंड मरकरी, तो सूर्य से एफ्लिक्शन हमेशा नहीं होगा, ये बात बोली गई, पर बाकी जगह एफ्लिक्शन हो सकता है, ठीक है। ये कंडीशन सिर्फ सूर्य के साथ होने की वजह से है, ठीक है। सर इन्होंने जेल भी किया था, हम्म, इसको आप देख सकते हैं हम। Yeah, sir. Mainly वो litigation इसके cases और jail, हम्म। sir. इसका हाँ combination जो है वो क्या है, sir? Jupiter only in 12th house and in Libra sign. जुपिटर अभी देखो इसमें ये चार्ट हमारा, ठीक है, तो लिटिगेशन कोर्ट केसेस ये सब किसमें से देखते हैं हम लोग, 6 6th Sixth हाउस house. से, ठीक है। Jail. कारक कारक कौन है, मार्स। मार्स, ठीक है, मार्स हमारा कारक हो गया मेन, तो मेन पहले तो कारक लेवल पे देखो क्या वो बहुत अच्छा बैठा हुआ है, ठीक है। जुपिटर नहीं लेंगे? जुपिटर क्यों, पीटर तो फ्री हो गया ना। जुपिटर क्यों 12th हाउस सागर लेंगे जी? ना जेल के 12 से लिए। एस्पेक्ट कर रहे हैं ना सर। अरे जेल तो बाद में होगी, पहले वो शुरू तो कोर्ट केसेस से होंगे Yes. ना, हाँ हाँ Litigation. राइट राइट राइट। सर ना, जुपिटर जेल 12 से 6 को एस्पेक्ट कर रहा है। जेल का जो लॉर्ड है वो तो बैठा ही पे मार्स के साथ है, वो तो अंडरस्टूड दिख ही रहा है चार्ट में क्लियरली, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस चार्ट में जो वीनस मार्स का कॉम्बिनेशन है ये तो बता रहा है कुछ ना कुछ 6th एंड 12th का रोल है यहाँ। चाहे वो आदमी हॉस्पिटलाइज होके बीमार होकर हॉस्पिटल में पहुंच जाए, है ना, लंबे समय तक, या जेल चले जाए, ये दोनों किया है इन्होंने,
ठीक है, रिहैब में भी बहुत लंबे समय तक उन्होंने बताया है, उसको हॉस्पिटल ही बोलते हैं, है ना, राइट राइट और जेल में भी समय बताया है। दोनों ही 6th and 12th तो काम कर ही रहे हैं, वो तो अंडरस्टूड है उसमें। ठीक है, बाकी जेल के लिए वहां पर हम लोग जो जेल मतलब क्या, आइसोलेशन, है ना। आइसोलेशन का ग्रह कौन सा होता है? केतु सर। केतु सर। केतु। तो राहु और केतु बेसिकली। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर राहु और केतु दोनों ही जेल कर सकते हैं। ठीक है, जब राहु केतु के साथ उनका कुछ हो एप्लीकेशन तो वो होता है। ठीक है, तो अब उस केस में जो जो रूल हमने पढ़ा अभी तक, है ना, कि लग्न से 6th हाउस, सेम ऐसे ही मैं मार्स से 6th हाउस भी ले सकता हूँ। जी मंगल से, मंगल कारक है ना हमारा, तो कारक ग्रह है और कारक से 6th हाउस, लग्न से 6th हाउस और फिर 6th हाउस का लॉर्ड, ये 3 हमारे बने। ठीक है, तो पहले हमने देखा कारक, कारक कौन है यहाँ पर? मंगल, मंगल शुक्र के साथ, मार्स। हाँ। है ना, और राहु और सन के पाप कर्तरी में चला गया हो, दो मेलेफिक प्लेनेट। ठीक है, सूर्य यहाँ पर फ्रेंडली है ये नहीं, वो मेलेफिक नेचर होने की वजह से हम इसको यहाँ पर काउंट करते हैं। ठीक है, मार्स से 6th हाउस की जब हम बात करें तो मार्स से 6th हाउस में राहु का एस्पेक्ट, ठीक है, और सन एंड मरकरी का एस्पेक्ट। तो यहाँ पर राहु हमारा सेपरेटिव प्लैनेट और साथ में सन हमारा सेपरेटिव प्लैनेट। सर क्या यहाँ पे बोल सकते हैं उसके 12th में सैटर्न बैठा हुआ है? मार्च से 6th के 12th में हाँ जी, और वैसे ही बोल सकते हैं। वैसे भी उसका लॉर्ड तो सैटर्न ही है ना, वो अपने से जाकर जी 12th में बैठ जी गया वो जी। तो। और सर 6th हाउस का भी 6th हाउस के 12th में केतु बैठा हुआ है, 6th तो हाउस लॉस के ऑफ, 12th में केतु बैठा है। हाँ जी, तो लॉस ऑफ लिटिगेशन। हाँ ठीक है, हाँ वो भी बोल सर सकते हैं। हाँ। स्कैंडल्स भी थे इनके बहुत ज्यादा। तो वो फिर सर आपको फिर बाकी कारक तत्व हमें देखते हैं। हाँ जी। सर मैंने एक चीज ये भी पढ़ी थी कि मतलब लाइक हमें जैसे हम ये यूज करें ना कि अगर हमें प्रोफेशन देखना है तो लग्न से 10th और 10th लॉर्ड से 10th, हम्म, तो उसमें जैसे मून को भी काउंट करना चाहिए। लाइक अगर हम यहाँ पे लिटिगेशन का देख रहे हैं तो मार्स से 6th, लग्न से 6th और मून से 6th। चंद्र लग्न। हाँ जी, ताकि क्योंकि मून हर बार चेंज होगा तो मतलब सर आप ज्यादा आगे इलेबोरेट कर सकते हैं। नहीं नहीं, मून तो सिर्फ देखने की जरूरत नहीं है इसमें सच। ठीक है, कंफ्यूजन आप अपनी और बढ़ाओगे। ओके ठीक है, सर। तो वो अगर आपको ये रूल लगाना था फिर पूरा रूल लगाओ। फिर पूरा रूल ये बोलता है कि लग्न से 6, चंद्रमा से 6, सूर्य से 6, मंगल से 6। ओके ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ती जाएगी इसके अंदर, क्योंकि वहां सर पर फिर हम लोग सूर्य लग्न, चंद्र लग्न, लग्न तीनों हमको लेना पड़ता है। तो वो सुदर्शन चक्र पद्धति सिस्टम है। पद्धति। जी ठीक है, हाँ तो जी। वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, वो तो उतना कॉम्प्लेक्स नहीं करने की। अब इतने में ही कर लो, ये 3 ही घुमा लो, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, चंद्रमा को और ले आएंगे तो समस्या है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा अप्रोच इसमें होना चाहिए। क्लियर? अब आते हैं हमारे जो रियल क्वेश्चन था, जो प्रतीक जी ने स्टार्टिंग में पूछा था कि इस चार्ट में कुछ उनको समस्या थी, जो इवेंट हमारा नहीं हो रहा था टाइम। कौन सा ईयर का इवेंट है वो? 1981। तो पहले दशा देखते हैं, बीसीपी देखते हैं, क्या देखना है पहले? अच्छा दशा बीसीपी देख, देख लेते हैं सर पहले। बीसीपी बताइए। 1981, 1959 है, कौन सा ईयर चलेगा? 21। 21 मतलब 9th हाउस। 9 बाकी बाकी सब काउंट करके देखो एक बार, 9th हाउस सही बैठ रहा है। 21 to 22 ईयर्स, क्योंकि उसमें लाइक बैक डेट नहीं सर दिया है ना, 22। एज नहीं दिया, इसलिए मैं 21 22 दोनों से लिखा हुआ। दोनों से ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं दोनों से लेके हम लोग पहले ट्राई करते हैं डिकोड करने की किस तरह का इवेंट हो सकता है इनके साथ। ठीक है, 9th हाउस अगर सर मैं 9th लेता एंड हूँ, 10th हाउस। हाँ 9th एंड 10th हाउस दो, क्या उनको उनको मंथ नहीं पता है। ठीक है, और इनका जुलाई मंथ का इनका बर्थ है, तो बीच में पड़ रहा है, इसलिए मैं फिलहाल दोनों लेके चलते हैं। तो 9th हाउस अगर मैं लूँ तो सूर्य मरकरी बैठा हुआ है। सूर्य यहाँ पर 10th हाउस का लॉर्ड, मरकरी यहाँ पर 11th एंड 8th का लॉर्ड। ठीक, और डिस्पोजिटर मून 7th में इनका है।
ठीक है, ये सिचुएशन अभी फिलहाल है, केतु 5th से एस्पेक्ट कर रहा है। तो जब 5th एंड 9th कंबाइन हो रहा है और साथ में 10th भी, 10th का लॉर्ड वहां पर आके बैठा है, तो कुछ ना कुछ प्रोफेशनल सक्सेस या कुछ गेन या कुछ ऐसी चीजें दिखती हैं इसमें। पहला इवेंट ये हो सकता है अगर मैं 9th का लूँ। ठीक है, 8th और 11th हाउस भी कनेक्ट हो रहा है बुध की वजह से। ठीक है, तो 8th एंड 11th होने की वजह से हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, 11th सक्सेस भी दिखाता है, 8th कुछ हिडन चीज, Changes. फिफ्थ भी कनेक्टेड है, ध्यान रखना। तो फिर कुछ इनका कुछ सीक्रेट अफेयर या कुछ ऐसे कुछ हिडन चीजें ये भी इस साल कंटिन्यू रह सकता है। ठीक है, मतलब प्रोफेशनल सक्सेस कुछ है ना, चेंज या स्टार्ट दोनों, क्योंकि 3rd हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है ये इस पर्टिकुलर हाउस से, तो चेंज होना स्टार्ट होना दोनों चीजें इसमें बनती हैं। ये हो गया 9th हाउस का हमारा मोटा मोटा। 10th का देखेंगे, 5th 10th का लॉर्ड 9th में बैठा हुआ है। ठीक है, और पर्टिकुलर इस लग्न में है ना, सूर्य का 9th में जाना ये एक तरीके का योग बनाता है जो कि प्रोफेशनल सक्सेस भी दिखाता है। ये भी तो सेम तरीके तो की इवेंट सर, जो है 1981 में इनकी फिल्म लॉन्च हुई रॉकी, मतलब ये हाँ। लॉन्च हुए, उनकी फिल्म रिलीज हुई रॉकी, मतलब एंड पहली मूवी। टीना मुनीम भी 1981 में ही इनकी शायद गर्लफ्रेंड बनी। हाँ, तो मतलब मैं वो 9th से एटलीस्ट वो इवेंट मैच हो रहा है इसमें, कहीं ना कहीं वो 9th में हाँ होना जी चाहिए, सर, है ना। हाँ, करियर वाला तो 100% हो तो अब गया। वो रॉकी मूवी किस ईयर रिलीज हुई, किस मंथ में रिलीज हुई वो भी 1981 देख में लो। सर। 1981 1 मिनट सर। मंथ भी आपको दिख जाएगा, तो 9th और 10th भी क्लियर हो हाँ जाएगा। सर। 10th भी लेंगे, अगर मैं 10th भी ले लूं उसमें ना, तब भी सेम सिमिलर इवेंट ही दिखता है उसमें। दिसंबर 20 दिसंबर। दिसंबर, अगर नहीं सर, दिसंबर, 6 हाँ में, नहीं मई, सर 6 में 1981। तो मई हो गया, तो फिर तो वो हमारा 10th हाउस हो गया। हाँ? कौन सा हाउस सर बना? कैसे 9th हाउस हुआ ना नाइन, सर, जुलाई से पहले 9th. हुआ। अच्छा अच्छा, हाँ नहीं ठीक है, 9th हो गया, ठीक है। 9th हाउस ही हुआ सर। हाँ जी सर, 9th, ठीक है प्रतीक जी, जुलाई के 9th बाद हाउस। के इवेंट्स हम 10th से देखेंगे ना सर। तो हाँ हमने जी। इसमें किया क्या कि हमने बस ये देखा कि 9th हाउस कौन से प्लैनेट बैठे हैं, कौन से हाउस हमारे कनेक्ट हो रहे हैं, उससे हमने इवेंट बताया। अगर ट्रांजिट हम उस साल का भी लगा लें इसमें, ठीक है, और थोड़ा क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आपने बोला मई के आसपास, ठीक है। हाँ जी सर, कीबोर्ड 6 में एक्चुअली। Jupiter was in Libra. आपका सूर्य सिद्धांत चल रहा है, ठीक है, तो भरोसा नहीं है, रुको अभी देख लो, कह रहा था ना वर्गों में, वर्गों में आ रहा है, कहाँ लिब्रा में जाएगा। अच्छा, इसको हम लोग ये आ गए, ठीक। यस सर। तो उस साल जुपिटर जो है सैटर्न के साथ था और 11th हाउस में इनके गोचर कर रहा हो। ठीक, 11th हाउस में गोचर कर रहा है, मतलब कि 3rd हाउस और 7th हाउस दोनों एक्टिवेट हुए इनके। क्लियर, डिस्पोजिटर एक्टिवेट जी हुआ, सर। मर्क्यूरी मर्क्यूरी बैठा है उसी हाउस जो एक्टिवेशन हमारा हुआ उस साल, 9th हाउस हुआ था ना। तो अब हाँ हमको जी सर। एक चीज तो कॉमन मिल गई कि जब 9th हाउस एक्टिवेट हुआ तो उस साल 11th भी इसका एक्टिवेट हुआ, 11th हाउस का लॉर्ड भी साथ में बैठा है, कुछ ना कुछ गेन जरूर होगा इसमें क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, कुछ ना कुछ इसमें हमें कुछ गेन होता हुआ इसमें दिखता है, ठीक है। और ये जुपिटर यहाँ बैठ के 7th को भी एक्टिवेट कर रहा है, 7th में ग्रह बैठा है मून, वो भी 9th हाउस का लॉर्ड है, ठीक है। तो वो 7th हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस, इनसे रिलेटेड इवेंट होंगे, तो वो फिफ्थ हाउस। रिलेशनशिप, 5th हाउस भी हो गया, हाँ, 5th हाउस का एस्पेक्ट भी है, तो ठीक आ रहा है सर इसमें। ठीक है। हालांकि 5th हाउस का जो कनेक्शन है वो केतु से यहाँ पर बन रहा है ना, केतु एस्पेक्ट कर ही रहा था 9th को, ठीक है। तो 5th हाउस, 7th, 9th एंड 11th, ये 3 हाउसेस के सर इवेंट 8th हमको भी तो, बताने हैं। सर 8 भी, सैटर्न का एस्पेक्ट 8th पे पड़ा। 8 भी होगा, तो वो हिडन चीजें रखी हाँ। होंगी उन्होंने, हाँ जी सर। ठीक। यस सर। हाँ.
अब यही चीज हमको दशा में देखनी है ना। हाँ जी सर। कि वो मई में हुआ राहु था। की महादशा, राहु की अंतर्दशा मई में ना, तो हमारा हो गया राहु की महादशा में जुपिटर का अंतर्दशा। नहीं सर, हम नहीं 81 सर, देख रहे राहु हैं। की में राहु 81 में राहु होगा। की में राहु ही सर। हाँ 81 ही है ना। हाँ हाँ ठीक हाँ है, जी सर। राहु में राहु, ठीक। तो पहले हमने देखेंगे राहु का लग्न से ही देखना है हमको, है ना। तो राहु एक्टिवेट हुआ तो उसका डिस्पोजिटर 9th में चला गया, हाँ, और एस्पेक्ट कर रहा है वो 3rd हाउस को, 7th हाउस को, ठीक है। और कोई कोई ग्रह राहु को देखता है, सैटर्न देख रहा है हाँ जी सर, 10th सेकंड देख एस्पेक्ट। रहा है। 2nd हाउस से। हाँ तो मतलब राहु जब एक्टिवेट हुआ तो हमारा 2nd हाउस, 3rd हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस एंड 11th हाउस, ये हमारे हाउसेस हमारे एंड यहाँ सर पर। जो सैटर्न की प्रत्यंतर दशा थी। हाँ सैटर्न के अंतर में आते हैं बाद में, पहले राहु के अंतर तो निकालोगे, अंतर अंतर हाँ। थोड़ी स्किप कर देंगे। नहीं सर। हाँ तो इसको राहु को लग्न बनाएंगे अब, हाँ तो ठीक है। लग्न में ही है राहु। फिर दोबारा फिर राहु को देखना है हमको। हम्म, जब दोबारा मैंने राहु को देखा तो राहु का 5 और एस्पेक्ट 9 पड़ा 5th और 9th पे, तो 9th कॉमन आ गया एक तो हमारा। राहु का डिस्पोजिटर चला गया 11th में, भी आ गया। 11th भी हमारा कॉमन आ गया, ठीक है। बट राहु यहाँ पर देखो 3rd को एस्पेक्ट नहीं कर रहा है, इससे पहले 3rd को एस्पेक्ट कर रहा था, वो हाउस हमारा कट गया वहां से, हम्म। ठीक है। एटलीस्ट कॉमन में हमारे पास क्या बच रहा है अब यहाँ पे, एक सैटर्न 4th हाउस भी कर रहा है, ठीक है। सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस का फिलहाल यहाँ कोई रोल नहीं है, सेकंड हाउस भी लेस हो गया, है ना। 4th हाउस सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है 4th से, इसलिए 4th हाउस हाँ जी हमारा सर। उसमें था नहीं दशा में पीछे, तो यहाँ भी हम लोग नहीं लेंगे, क्लियर। तो जो लिया वो कौन सा था, 5 एंड 11, हाउस रिड्यूस हो गए सारे, 5 नहीं 9 सॉरी ही था सर। 9 9 9 एंड 9 11, 9 and 11। 9 11, ठीक है। 9 सर 11 हम तो 7th आपको एस्पेक्ट तो लेंगे नहीं। 7 लेना नहीं, आपकी मर्जी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ले लोगे तो 7th भी कनेक्ट हो जाएगा, ठीक। हालांकि जब सैटर्न जब राहु का एस्पेक्ट करेगा ना तो सैटर्न के दोनों राशियां भी कवर होंगी, ये हमको नहीं बोलना था, हाँ ठीक है। तो 5th और हाँ 6th यहाँ कनेक्ट हुआ, उस वाले में अगर 5th हाउस अगर कनेक्शन में था तो 5th भी हमारा इस दशा में रोल दिखाएगा, ठीक। 5 9 तो कुल मिला के हमारा 9 एंड 11 हमारा कनेक्ट हो रहा था, कुछ ना कुछ उस साल उनकी तरक्की और गेन होता हुआ दिखता है भाग्य में। राइट। हाँ तो सपोज लाइक हाँ he started in acting, that's why तो 10th हाउस तो एक्टिवेट होना चाहिए था ना। नहीं, 9th भी काम करता है ना, जब ओके स्टार्टिंग 9th एंड 10th दोनों ही काम करेंगे। ओके देन वो तो हम्म वो तो हो रहा था, मैंने तो लाइक 10 में कनेक्शन क्योंकि वो स्टार्टेड एक्टिंग, इसलिए 10th होना चाहिए, इसलिए मैंने लाइक इधर में नहीं, लेस आप वो कर 10th को आप लेके चल रहे होंगे उसमें ना, तो हाँ ऐसा नहीं है, 10th 9 10 लॉर्ड दोनों ही काम करते हैं। ओके ओके सर 10th लॉर्ड जो मरकुरी है वो एक्टिवेट है। हाँ मर्क्यूरी एक्टिवेटेड है, बट मर्क्यूरी ना डायरेक्टली एस्पेक्टेड नहीं है राहु के साथ, है ना, वो डिस्पोजिटर है उसका, वो तो डिस्पोजिटर जहाँ बैठेगा वहां तक लेंगे, उसके दूसरा साइन नहीं लेंगे फिर आप। सर लाइक वो लॉर्डशिप नहीं लेता है। 10th हाउस का 12th हाउस हो जाएगा ना 9, तो लाइक हम्म 9 कैसे काम करेगा वो एक्टिंग में, तो कर्मा में। नहीं, एक्टिंग के लिए हमने नहीं बोला, हमने बोला कि कर्मा में सक्सेस गेन देना, ठीक है। 9th हाउस तभी लॉस करता है, ये मैंने लास्ट वाला क्लास में बोला भी था बताया था। कि 9th हाउस तभी वो लॉस करेगा जब वो कनेक्ट होगा किसके साथ, 10 राहु के। नहीं कोई ऐसा मेलेफिक प्लैनेट के साथ आ जाए, दूसरा अगर वो कनेक्ट हो हमारा 5 8 12 के साथ तो, है ना। 8 और 12 में तो कोई मेलेफिक हाउस भी तो साथ में आए ना, वरना बाय डिफॉल्ट तो भाग्य का है वो लग्न से, तो उस जातक के लिए वो अच्छा करेगा वो, सर एक बार ठीक फिर है। से सुनिए आप। मैंने बोला कि कोई भी हाउस, ये 9th ही नहीं, कोई भी हाउस अगर आप लेते हो ना तो सिर्फ इसलिए कि वो वहां के 12th में है उसको बुरा मान लेना वो सही नहीं है, ठीक है। वो मेलेफिक इवेंट तो तभी देगा जब कोई सेपरेटिव प्लैनेट साथ में आए या 6 8 जैसे 12 के लॉर्ड हमारे साथ में आए। और जिस हाउस के 12th में और उस हाउस के। हाँ अगर उस हाउस का वो 12th में बैठा है,
ठीक है, ओके तो ठीक है वो थोड़ा सा तो एफ्लिक्शन मिल गया, बट उसको पूरा खराब नहीं कर सकते उसको। तो पूरा खराब बोलने के लिए एटलीस्ट हमको दूसरे भी सेपरेटिव प्लांट चाहिए उसके अंदर। ओके, दैट मीन्स मेरा मिल रहा था, तो लाइक मैंने हाँ वो क्योंकि मिल रहा था, हाँ, तो बट 10 वो को थोड़ा लेकर चला का है ना मैं। हाँ, थोड़ा वो ओवर एनालिसिस हो गया। ठीक है, क्योंकि लाइक हाँ, मेरे 10 को पकड़ के चला था। तो वो नहीं करेंगे। ठीक, तो ये समझ में आया सबके? ठीक, अभी विजय जी आप वो चार्ट बताओ जो कहते हैं कि इसमें कोई भी सर इवेंट नहीं मैच कर रहा है ना, सर जी सर, उसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, डेट बोलूं सर? हाँ ये है 8 मार्च 1987। कौन सा डेट बताया? 8 मार्च अच्छा 8 मार्च मार्च, हाँ 87, 1987 1987 और 7:22 AM। 7:22 AM। अच्छा तो कल सुनील सर की क्लास नहीं होगी, ठीक है, अभी फोन आया था उनका, तो कल ओ, वो शायद क्लास कैंसिल होगी। कल आप लोग का एक्स्ट्रा क्लास था ना उसमें, जी सर, मेल आया था सर। हाँ तो वो कैंसिल है, ठीक है। तो ये सिडनी है सर, सिटी नेम सिडनी। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया तो सर। लग्न ठीक है, जी सर, बिल्कुल ठीक है सर। एक्वेरियस लग्न, मरकरी हाँ सन, जी सर। ठीक है। इवेंट इसमें क्या देखना है हमको इसमें? मैरिज का था, ठीक है 17 जून 2017। ठीक है, तो वो पहले देखते हैं। पहले इसमें ये कह रहे हैं कि उस साल मैरिज नहीं हुआ था, मतलब मैरिज हुआ था बट वो दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है सर। दिख इसी नहीं से रहा है, ऐसा ना। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, कौन सा ईयर बताया आपने? 1980 87। 87 से इनका बर्थ का है, हाँ, मैरिज का, मैरिज 2017। तो ये आ गया 13 2017 महीना, 16 और या 17 जून। तो ठीक है अप्रोक्स में पता लग जाए, हाँ, ठीक है। yes, अच्छा पहले मैं इसका पहले निकालूं, पहले हम बीसीपी से कर लेते हैं इसको ना। 2017 का मतलब कौन सा साल हो गया एक्टिवेशन? 30th सर। right, 30 का मतलब कौन सा 30th। हाउस? 6th house आ गया। 6 हाउस, 6 कहाँ से आ गया? नहीं सर हाँ, क्योंकि जून है हाँ सर, जून है क्योंकि सर। जून है 30 तो हम 7th क्या हाउस होगा। 31 देखेंगे क्या? तो आप बताओ, सोचो, यही तो पूछ रहा हूँ मैं। 31 13 16 हाँ 30 सर 31 देखेंगे क्योंकि वो मार्च 8 को 30 की हो गई वो, 31 देखेंगे सर, 31। तो 31 देखेंगे तो 7th हाउस हो रनिंग गया हमको सर। नहीं 29 हुआ ना, 16 में 29 हुआ और हाँ 7th हाउस sorry, एक्टिवेटेड है ना सर। 7th हाउस एक्टिवेटेड सर। 30 ईयर खत्म हो गया है, ठीक है, 31 चल हाँ रहा जी है। सर। चल रहा है तो तो 7 आप चल रहा होता है, ऑपरेटिंग ईयर हम लोग लेंगे, है ना, Right. दैट इज 7th हाउस, ठीक है, वो तो आ ही है गया ना। इसमें फिर। 7th हाउस हो वो तो गया, आ ही गया शादी का तो तो आई थिंक विजय जी ने वो हाँ, वो मैंने 6 ले लिया था इसको। 6 आपने काउंट कर लिया होगा, ठीक है, सॉरी सर, राइट। ठीक है। सर दशा से ये देखते हैं दशा ना, 2017 बोला ना आपने? जी सर। सब वैसे ही जुपिटर की दशा चल जुपिटर आ रही है गई, उनकी। जुपिटर की। नहीं तो सिर्फ जुपिटर की दशा देख के नहीं बोलना है ना कि शादी तो हो ही जाएगी, वो तो हो ही जाएगी 26 तक कभी ना कभी तो, 2010 से 26 के सर बीच में तो शादी हो ही जानी है। अंतरदशा और देख लेते हैं, है ना। जी जी जी। अगर मैं जुपिटर की रोटेट क्यों हो रहा है, ये है ना सर शायद केतु हुआ, 2017 या केतु है। केतु हुआ जुपिटर सर। में जून था केतु। इनका, केतु हाँ जुपिटर में केतु, तो जुपिटर को लग्न मानूं? हाँ जी सर। हाँ जी सर। केतु को देख लेते हैं डायरेक्ट ना। राइट सर। आ गया 7th हाउस में आ 7th केतु हाउस आ तो गया सर। 7th हाउस में आ गया। वहीं बैठा ही हुआ है वो केतु, हाँ जी सर। तो ये इसमें था क्या चार्ट में? तो बिल्कुल ठीक आ रहा है। आई डोंट नो क्या मिस्टेक। और इनफैक्ट सर जब हम जुपिटर को ही देख रहे हैं और 2nd हाउस में है, तो जब हम शादी के लिए घर देखते हैं तो हम 2nd हाउस तो वैसे भी देखते हाँ, हैं एडिशन बिकॉज एडिशन इन फैमिली, चेंज इन फैमिली, दोनों चीजें हो गई।
हो गई, बट हमें 7th हाउस तक भी चाहिए। इनका तो बहुत बढ़िया पड़ रहा है इनफैक्ट। पर इसमें कॉमन नहीं आ रहा सर। कॉमन कैसा? 7th हाउस का कॉमन? जी, केतु से तो आ गया जैसे जो जुपिटर से से- बताइए क्यों नहीं आया कॉमन। बाकी सब लोगों ने केतु पे हाथ तुरंत तो कर दिया कि हाँ केतु से देख लो। जुपिटर एग्री हो रहा है इसमें? आई थिंक विजय सर फॉरगॉट टू जुपिटर को लग्न बनाने में भूल गए होंगे। नहीं नहीं, मतलब ये है कि अभी लग्न से अगर जुपिटर की दशा अगर चल रही है तो जुपिटर की दशा क्या मैरिज दिखाती है? ये भी तो क्वेश्चन है ना, जुपिटर की जी, दशा क्या मैरिज दिखा रहा हाँ है? जुपिटर की। ये देखो, जुपिटर की दशा मैरिज दिखाती है क्या? सर मैं ट्राई करूं? करो करो। मतलब आप मना कर दोगे बट मैं फिर भी ट्राई करके बोल देती हूँ सर। सर सन जो है, सन का डिस्पोजिटर जो है एक्वेरियस के 2 लॉर्ड होते हैं, राहु और केतु। सैटर्न। हाँ, दिखा रहा है तो सर। वो सेकेंड हाउस में बैठा है तो वो एक्टिवेट कर रहा है जुपिटर को। चलो अभी अगर वैसे समझ नहीं सर, आ रहा तो हमें मैं मानना पड़ेगा, चलो ठीक है। मैं नहीं सर, बोलूं यही सर? मान ले। मैं बोलूं तभी सर? मैंने कहा सर आप मना करोगे। जुपिटर अपने 9th एस्पेक्ट से सैटर्न को दिख रहा है। सैटर्न का 10th एस्पेक्ट 7th हाउस में कर रहा है, क्योंकि जुपिटर हो गया तो सैटर्न का सब कुछ ले लेगा ना। तो एस्पेक्ट पे एक्टिवेट करेगा तो 10th हाउस पे एक्टिवेट कर रहा है। जब जब जुपिटर सैटर्न को जब एस्पेक्ट करेगा, ठीक है, जी सर। तो होता क्या है कि मैंने ये बोला कि सैटर्न जब बैठा है और सैटर्न की दोनों राशियों को वो लेता है। सैटर्न की एस्पेक्ट नहीं ले लेगा वो। ये तो आपने खुद जोड़ दिया उसमें, ये तो मैंने बोला ही नहीं था ये। ठीक है, ये मैं नहीं था। तो मैंने aspect मैंने भी- मैंने इतना बोला था कि सैटर्न की जो खुद की जो क्षेत्र, शब्द आता है क्षेत्र, क्षेत्र मतलब राशि। सैटर्न जिस राशि में बैठा है और सैटर्न की जो खुद की 2 राशि हैं वो उसको कैप्चर करेगा। बट जब सैटर्न की दशा चलेगी तो जुपिटर का नहीं लेगा वो। ठीक है, क्योंकि जुपिटर उसको नहीं देता है। नहीं देख रहा है। जुपिटर के खाली वो प्लेसमेंट ले लेगा बस। ठीक है, इतना फर्क है। अच्छा ठीक है, अब क्वेश्चन दोबारा वहीं आ गए, बताइए अब। किसी को नहीं आया समझ में? जुपिटर की तो दशा चल ही रही है, हम्म हम उसको क्यों देखेंगे कि ये जुपिटर की मेल है कि दशा चल फीमेल है रही ये? है तो फीमेल है सर, फीमेल। फीमेल है। हाँ, तो सर बट हम इसमें क्यों देखेंगे जुपिटर की दशा? क्योंकि मैरिज तो उसी में हुई है ना, तो वही तो दशा देख रहे हैं हम लोग। जुपिटर को मेन प्लान मानेंगे। तो सर वही एडिशन टू फैमिली हो गया ना। जब हम मैरिज के हाउसेस देखते हैं तो हम्म। हम सेकंड हाउस भी तो देखते हैं। और सर शायद लव हम्म, मैरिज हुई होगी इनकी। हो सकता है। विजय जी हाँ, लव मैरिज है मैरिज क्या? मैरिज मैरिज तो लव मैरिज है। यस। हाँ सर, बिकॉज 5th लॉर्ड कनेक्ट हो जा रहा है 7th लॉर्ड के साथ। तो फिर 5th और फाइन। करेक्ट हो रहा है 7th के साथ, ठीक है। बट उस 5th और 7th और के सर साथ ना जो मांगल्य दशा, का घर है 8th हाउस। हाँ मांगल्य का घर है 8th हाउस, उसमें वो भी जो मर्क्यूरी का राशि है। मतलब ये खुश भी होंगी शादी में। नहीं वो सब तो ठीक मैरिज तो है, बहुत खुश अच्छी है यार, सॉरी। मैरिज अच्छा हो गया, खुश हाँ हो गए, मैरिज सब अच्छी ठीक है। होगी। मैरिज अच्छी है। नहीं शादी हो गई, बच्चे भी हो जाएंगे, सब ठीक है। अब बात ये आती है कि जुपिटर की दशा में क्यों हो रही है मैरिज, इसका जवाब चाहिए। वो इसलिए कि मांगल्य का हाउस हमने ले लिया। अगर ऐसे में काउंट कराने को उतरूं तो फिर मैं 12 के 12 हाउस मैरिज से कनेक्ट हो सकते हैं। राइट सर, ट्रू सर। 12 हाउस कनेक्ट हो जाएंगे पूरे। जी जी। ऐसा कौन सा हाउस है जो मैरिज से नहीं जुड़ा हुआ है? यहाँ पर सब सारे जुड़े हुए हैं, 2 भी है, 4 भी है, सारे जुड़े हुए हैं। 7। है ना? बताइए, सोचिए सोचिए और बताओ, और दिमाग के सारे घोड़े दौड़ा लीजिए, सब लॉजिक लगा दो उसमें। सर मेरी तो वही वाली लॉजिक है। सर एक्वेरियस के जुपिटर 2 सर लॉर्ड होते हैं, राहु और सैटर्न। सर जुपिटर इज एक्टिवेटिंग सैटर्न, तो जो सैटर्न के जो स्व क्षेत्र हैं 10th and 11th means in that sun is there, which is looking at it activates or further activates sun, which is looking at its own house of 7th.
देखो ये लॉजिक ना ये सही है जो उन्होंने बोला, ये जो बोला आपको समझ में आया बाकी लोगों को, हाँ, यस वही जी ने क्या बोला है? यस सर। जो सर प्रतीक रिपीट कर देंगे जो प्लीज? प्रतीक जी कह रहे थे वो सेम ही कह रहे थे, बट वो उसके एस्पेक्ट भी ले रहे थे वो, तो वहां वो थोड़ा सा ज्यादा निकल गया ना, ओवर एनालिसिस हो गया वो फिर से, तो उतना नहीं। जुपिटर इन्होंने सैटर्न को, इन्होंने ये बोला कि जुपिटर सैटर्न को एस्पेक्ट करेगा, जी ठीक है? राइट? तो जब जो कोई ग्रह जिसको एस्पेक्ट करता है ना वो उसकी प्रॉपर्टी को लेता है, अच्छा ठीक है? तो सैटर्न जहां बैठा है 10th हाउस, उसको भी उसने एक्टिवेट किया, सैटर्न की दोनों राशि को भी वो लेगा, जी सर। तो ठीक है? फर्स्ट दोनों राशि को लेने का मतलब कि लग्न भी ले लिया और 12th भी ले ली। 12th भी ले लिया, ठीक है? जी 12th में हमारा वो क्या बोलते हैं, लग्न जब लिया तो मर्क्यूरी और सन ऑटोमेटिकली उसके अंदर आएंगे एज अ कारक, जी सर। है ना? तो वो 7th हाउस का लॉर्ड लग्न अच्छा में ही इनके बैठा हुआ था, ऑटोमेटिक जब 11th हाउस एक्टिवेट हो रहा है इसमें, जी जी तो वो 7th पे तो काम करेंगे ना, 7th का लॉर्ड ही है वो, हाँ, इस तरफ से ले सकते हैं। ठीक है? तो सर ये ये कुल सर मिला के एक्सपेक्ट हाँ छोड़ के लाइक घर, तो घर का सब ले लेंगे ना, वो सिर्फ एक्सपेक्ट छोड़ देंगे। हाँ, दो दो घर होते हैं, प्लेसमेंट है, तीन ही की ले सकते हो, उससे ज्यादा ऑप्शन नहीं है आपके पास लेने का। तो सर यहाँ पे सन, मेरे को समझ में क्या क्या सोचा था कि वो उसका एस्पेक्ट भी ले लेगा, और भी नहीं नहीं एक्टिवेट करेगा तो एक्सपेक्ट भी ले लेगा। नहीं, हाँ सागर जी कुछ कह रहे थे आप? सर यहाँ पे तो सन एक्टिव हो रहा है लॉर्डशिप की वजह से, राइट? एस्पेक्ट की वजह से नहीं ले रहे हम 7th हाउस। हाँ, लॉर्डशिप की वजह से, ठीक ठीक। ठीक है? एस्पेक्ट की वजह से नहीं, एस्पेक्ट तो है ही नहीं सन पे जी, ठीक है? तो और सर एक और बात है, हाँ 7th हाउस का जो कारक प्लैनेट होता है वीनस, हाँ, उसको भी तो सन एस्पेक्ट कर, सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है। 7th हाउस थर्ड का जो एस्पेक्ट, कारक है वीनस, उसको भी सैटर्न सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है, हाँ बिल्कुल एस्पेक्ट कर रहा नहीं है। लेना है ना, वही तो मना है। तो सैटर्न को एस्पेक्ट करने की जरूरत क्या है? वो जुपिटर ने तो ऑलरेडी ले लिया ना, उस कैप्रिकॉर्न हाँ साइन तो ऑलरेडी आ मतलब गया आई एम उसमें। जस्ट आई एम जस्ट एडिंग दैट हाँ, कि वो भी हो अब हो रहा रहा है। है। अभी देखो क्या होता है ना कि जैसे 8th हाउस मांगल्य का घर है, बात सही है, वो सब चीजें ना तब काम आती हैं जब आपको फर्दर उनकी मैरिड लाइफ को एनालिसिस करनी हो, ओके, ठीक है? वहां काम आते हैं ये सब। तो ये कि अगर मैं मैरिज की टाइमिंग ही करनी है, अगर मैं रूल बनाने लगा ना, तो फिर बात वही हो जाती है, घूम फिर के अब वहीं पर रहोगे, आप जीरो हो जाओगे, क्योंकि अब देखोगे कि सारे के सारे हाउस में कुछ ना कुछ तो निकल रहा है ना? तो इसलिए हमको कुछ कॉन्क्रीट रूल है जो चेंज नहीं हो सकते। अभी जैसे मैं अगर नाड़ी ज्योतिष की बात करते हैं, वहां केतु को हम लोग बोलते हैं मांगल्य, मंगलसूत्र, है ना? तो वहां पर नियम है कि जब तक केतु दशा उसमें नहीं आएगा ट्रांजिट में, मैरिज नहीं होती है, क्योंकि मंगलसूत्र है वो। तो वो सेरेमनी जिसमें मंगलसूत्र पहनाया जाता है थ्रेड के साथ, है ना, थ्रेड, वो केतु है वो थ्रेड, तो वो होता है, तो केतु भी कारक उसमें मान लेते हैं। बट वो सब चीजें तब काम आती हैं जब आपको ना कुछ एडिशनल उसमें चीजें डालनी हो इवेंट्स में। बट जो बेस जो कोर जो कॉम्बिनेशन है उस इवेंट का, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते ना, ठीक है? अबे केतु मांगल्य का कारक है, ये तो नाड़ी का प्रिंसिपल है। अब मैं यहाँ अगर ले लूंगा तो मेरे पास कारक तो जुपिटर के साथ साथ केतु भी हो गया, है ना? और वीनस भी Right. कारक हमारे पास है, यहाँ पे मार्स भी कारक हो गया, जी सर। 4 हो गए जी ग्रह। चंद्रमा ले लेंगे तो सासू माँ हो जाती है ना, मदर इन लॉ। मर्क्यूरी ले लेंगे तो वो भी कुछ इन लॉ में निकल आएगा, होता है तो सब कुछ ना कुछ ऐसे तो करेंगे बनेंगे सब उसमें, सब प्लैनेट आ जाएंगे सर। सब आ जाएंगे उसमें। सर तो देखो फिलोसोफाइज करने के लिए और थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए, लेक्चर को बड़ा करने के लिए ऐसा हम लोग बना सकते हैं इसमें, सर ठीक? हाँ Right. सर 12th हाउस यहाँ पे एक्टिवेट क्यों हुआ? क्योंकि जुपिटर सैटर्न को एक्सपेक्ट कर रहा है, जुपिटर सैटर्न को एस्पेक्ट करा, ठीक है? और तो इस उसने क्या किया कि सैटर्न जहां बैठा है उसको एक्टिवेट किया, ठीक है? और सैटर्न की दोनों राशियों को एक्टिवेट की, दोनों राशियां एक्टिवेट हुई तो लग्न और 12th एक्टिवेट हो गए, बस इतना है। ठीक है सर। जब वो हाउस एक्टिवेट मतलब होगा तो ऑब्वियस सी बात है ना कि उसमें बैठे हुए ग्रह भी काम करेंगे फिर। हाँ लग्न तो बट ऑलरेडी एक्टिव था, लग्न कैसे ऑलरेडी एक्टिव था? 7th का लॉर्ड है वहाँ पे सन। तो बट दशा तो जुपिटर की चल रही है दशा ना, जुपिटर से लेंगे। तो जुपिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ कि जुपिटर कहाँ कैसे पहुंचा 7th में मैरिज के लिए,
ये है। हालांकि जुपिटर को मैरिज का कारक मानते हैं हम लोग, ठीक है, वो तो बाय डिफॉल्ट कारक ही है, या राइट उसमें कोई डिस्कशन की बात नहीं थी, या बट ये है कि मैं थोड़ा सा आप लोग को और ना इसमें कंफ्यूज करने के लिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अदरवाइज वीनस एंड जुपिटर की दशाओं में मैरिज होती है, चाहे वो 7th हाउस एक्टिवेट हो चाहे ना हो, ये नियम, इसको आप नोट कर लेना आप लोग। सर दोबारा बोलना। Right, sir. ओके सर। जुपिटर और वीनस की दशाएं जब भी चलेंगी ना, दशा या बीसीपी में, तो वहां जरूरी नहीं कि आपको 7th हाउस कनेक्शन मिलेगा। जुपिटर वीनस जब भी एक्टिवेट होंगे तो मैरिज करा सकते हैं, वो कारक तो है इसलिए सर। वो कारक है इसलिए, तो वहां पर आपको हाउस कनेक्शन ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो दैट मीन्स कोई, अब जब बीसीपी में कोई कारक तत्व वाला वो जो प्लान एक्टिवेट हो जाता है, हम्म, तो उसके अंतर्गत का जो हाउस है वो एक्टिवेट हो ना हो, वो काम वो करता है वो, काम हाँ करता है ना। हाँ। एक कंडीशन में काम नहीं करेगा, अगर वो उस पर्टिकुलर हाउस के एंटी हाउस में है वो, तो एंटी लाइक हाउस 12th, में। जैसे 12th में चला गया, तो 12th में नहीं, इसको मैं कैसे समझाऊं कि एंटी हाउस का मतलब कि वो पर्टिकुलर उस इवेंट के लिए, अगर वो कारक जो ग्रह है उस पर्टिकुलर लग्न के लिए अगर वो 12th हाउस का लॉर्ड बनता है ना, तो नहीं लेना उसको मैरिज का बाय डिफॉल्ट कारक। ठीक है, मान के चलते हैं कि जुपिटर का, यही जुपिटर है जो 12th का लॉर्ड होता है अगर, जी 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 है ना, तो मैं मैरिज के लिए नहीं लेता इसको मैं। ठीक, इतना इतना सब फर्क है, अदरवाइज बाकी सब रूल में जुपिटर वीनस मैरिज करा सकते हैं, चाहे वो 7 से कनेक्ट हो चाहे ना हो। तो ये सर जब बीसीपी में लाइक हाउस एक्टिवेटेड होता है ना, हाउस हम्म, एक्टिवेटेड रूल है ना, क्या प्लैनेट एक्टिवेटेड रूल भी होता है? प्लैनेट एक्टिवेशन रूल भी होते हैं। एक्चुअली जो आप दशा आप देख रहे हो ये भी एक तरीके का प्लैनेट एक्टिवेशन ही है, ठीक है, ऐसे और भी होते हैं प्लैनेट एक्टिवेशन के रूल्स होते हैं, सर है एक ना। विजय जी से एक बात और पूछूं क्या मैं प्लीज? हाँ हाँ। विजय जी आप एक बात बताइए कि इनकी जब शादी हुई तो उसके आसपास, शादी के आसपास, विद इन अ फ्यू, बिफोर या विद इन आफ्टर, विद इन अ फ्यू मंथ्स, कोई जना हॉस्पिटलाइज हुआ था क्या? हुआ था, उनके फादर है। फादर? हाँ मतलब उसके राइट उसके या राइट So then हॉस्पिटलाइज हुए those थे, उनको match ब्रेन स्ट्रोक हो गया था। He was हाँ, hospitalized, but he recovered. He recovered very well. ही रिकवर्ड, हाँ। Yeah, yeah. तो कैसे बताया ये भी बता दो, बाकी ये भी सुनना चाह हाँ, रहे ये हैं। कैसे बताया? सर मैं बताती हूँ कैसे। सर जब आपने कहा कि 12th हाउस एक्टिवेट हुआ, तो 12th हाउस का भी कोई इवेंट हुआ होगा, हुआ होगा। क्योंकि हम मैरिज को देख रहे हैं। मैरिज के आसपास ही, या जस्ट बिफोर द मैरिज, या मतलब आफ्टर मैरिज विद इन दैट ईयर, कोई जना या हॉस्पिटलाइज हुआ होगा या किसी की डेथ हुई होगी। सर आई प्रेफर टू गो विद हॉस्पिटलाइज, आई गो डायरेक्टली टू डेथ, तभी मैंने उनसे पूछा। अब वीनस है, वीनस 9th लॉर्ड है एंड 2nd लॉर्ड है, तो मेरा वही था कि या मदर या फादर का कुछ हुआ होगा, मैं वही पूछना भी चाह रही थी, बट देन आई वाज़न्ट टू श्योर। तो बट नहीं, this 9th confirmed, हाउस से फादर उन्होंने ही कंफर्म कर दिया कि Confirm कर फादर दिया। हुए थे। Yeah, और ninth एक house हो गया है। ऐसे और दिसंबर में हुए थे ये, दिसंबर 7। और ये मैरिज डिले भी Okay. कराता है ये, हाँ, डिले तो है ही, काफी मैरिज ऐसे डिलेड। है ना। Yes. डिले का कारण का ये नियम सिंपल है कि मार्स हस्बैंड कारक, वीनस का कारक हो गया फीमेल, करेक्ट। तो अच्छा, ये चार्ट तो आपने बताया फीमेल का चार्ट है नहीं? जी, फीमेल का। हाँ, फीमेल का चार्ट है, तो ये तो फिर तो उस रूल से नहीं। ठीक है, सैटर्न का एस्पेक्ट है वीनस पे, मंगल, ठीक है, केतु का भी है। तो वो रूल केतु काम नहीं करेगा इसमें। केतु का एस्पेक्ट है इसमें वीनस पे ना। fertilization. नहीं सर, लेट तो शादी हुई ना सर, केतु का और सैटर्न का एस्पेक्ट आया वीनस पर। हाँ नहीं, वो आया, बट अब मैं वीनस उस तो नियम, होता है नेचुरल कारक ऑफ 7th हाउस। एक्चुअली क्या होता है कि हमें यहाँ पर ना वीनस और मार्स के बीच में देखना है कि क्या कनेक्शन है। ठीक है, वीनस हो गया वाइफ, मतलब वीनस, अब इस फीमेल की चार्ट है तो वीनस ही खुद है, ठीक। मार्स हो गया इनका हस्बैंड, ठीक है। हाँ तो जी, वीनस यहाँ पर लोअर डिग्री पे है, मार्स हायर डिग्री पे है, तो ऑब्वियस बात है कि वीनस इज अप्रोचिंग टूवर्ड मार्स, ठीक। हाँ तो यहाँ तक कोई लेट मैरिज की सिचुएशन नहीं है, बट अगर ये उल्टा होता अगर, ठीक है, वीनस अगर हायर डिग्री पे निकल जाता फीमेल के चार्ट में, तो फिर वो थोड़ा ओके। लेट कराता है, ठीक है।
सर ये इंटरेस्टिंग है, ये रूल लिखने दीजिए प्लीज। सर सर ये जो एक प्रिंसिपल है कि वीनस और मार्स के बीच, इट्स नॉट फ्रॉम द टॉपिक बट लाइक नाड़ी ज्योतिष में वीनस और मार्स के बीच अगर ये आता है देन देयर विल बी थर्ड पर्सन इन्वॉल्व्ड। मरकरी होता है, केतु होता है, तो ये सब चीजें हैं इसमें। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना बहुत सारी चीजें हैं जो वीनस को मार्स से मिलने से पहले वीनस के बहुत से एनिमी एलिमेंट हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये डिले भी कराते हैं, सन हो जैसे यहाँ गया। पर सन हो गया, जुपिटर हो गया, है ना, ये सब चीजें। तो नियम नियम ये है कि हमको पता है कि एंटिटी वीनस है फीमेल, मार्स है मेल, ठीक। सर एक बात, हाँ। हम वीनस से मार्स देखेंगे या सर मार्स से वीनस देखेंगे, क्योंकि हम मैं 3rd से 12 चलेंगे। मैं वही समझा रहा था अभी, ठीक है। वीनस और मार्स दो एंटिटी हो गई, ठीक है। अब आपको देखना है, मान के चलो कि फीमेल की चार्ट में, तो फीमेल के चार्ट में फीमेल कौन हुई? वीनस, है ना। वीनस, हस्बैंड कौन हुआ? मार्स, ठीक। मार्स। तो ऑब्वियस सी बात है कि वीनस को चलना पड़ेगा मार्स की तरफ, करेक्ट। है ना। मार्स से मिलेगा तो ही मैरिज होगा, मतलब वो किसी मेल से मिलेंगे, करेक्ट, हस्बैंड से मिलेंगे, ये लॉजिक है। अब वीनस अगर लेसर डिग्री पे है, मार्स अगर हाई डिग्री पे, तो ही पॉसिबल है वो, नहीं, ठीक है। तो मैरिज आपका टाइमली हो जाएगा इस केस में, अगर वीनस लेसर डिग्री पे है फीमेल चार्ट में तो, ठीक है। ये ब्रॉड टेक्निक है, इसको एज इट इज हमेशा ब्लाइंडली मत लगा देना इसको, ठीक। ये लगा दिया। अभी मान के चलो कि किसी वीनस एंड मार्स के बीच में कोई एनिमिकल प्लैनेट्स अगर आ जाते हैं, है ना, जो किसके एनिमी हो? वीनस और मार्स के। वीनस और मार्स के, खासकर वीनस के, है ना। तो वो उतना वो डिले कराते हैं इवेंट में। अगर बहुत ज्यादा एफ्लिक्शन है तो फिर वो होता ही नहीं, वो इवेंट फिर बहुत ही डिले हो जाता है। सर ये नाड़ी का वो प्रोग्रेशन टेक्निक है ना। हाँ, मतलब नाड़ी का ये कॉम्बिनेशन ही है ना। इसमें क्या होता है कि अगर वीनस अगर मार्स से आगे निकल गया फीमेल चार्ट में, तो भी डिले होता है, ठीक। ये तो सेम यही चीज आपको मेल मेल चार्ट पे लगानी है, कि अगर मार्स अगर वीनस से मिल रहा है, मार्स अगर पीछे है, तो ठीक है, टाइमली मैरिज हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में मार्स के अगर एनिमीज हैं तो प्रॉब्लम है, डिले हो जाएगा। मार्स अगर वीनस से आगे निकल गया डिग्री वाइज, तो भी डिले हो गया। तो ये थोड़े थोड़े स्नैपशॉट ऐसे ऐसे रूल्स हैं जो आप फटाफट लगा के एटलीस्ट आप एक ना ब्रॉड आइडिया ले सकते हो चार्ट। बाद में आप उसको बाकी ये चेक कर लो कि वीनस एफ्लिक्टेड है कि नहीं चार्ट में। जैसे यार वीनस भी एफ्लिक्टेड है सैटर्न के साथ, केतु के साथ, जी सर। है ना, दो सेपरेट प्लैनेट्स आ गए, हम्म, तो प्रॉब्लम वो देंगे, है ना। आई साइट की प्रॉब्लम भी बनेगी इनको, ठीक है। वीनस आंखों की दिक्कतें इनको आएंगी, तो ये थोड़ा आपको बोल के चलना है उनसे, ठीक है। है ना। स्पेक्स तो लगा वीनस के। वीनस क्योंकि विजन का कारक राइट सर। है ना, और 12th में ही बैठा हुआ है, और सैटर्न और केतु दो सेपरेटिव प्लैनेट उसको देखते हैं। या तो 12th हाउस और वीनस, इनके बीच में जो भी कॉमन कारक तत्व होंगे, है ना, उनसे इनको अलग होना पड़ेगा। लाइक सर अगर उधर वीनस नहीं होता और दो एफिलिएटेड प्लैनेट 12th हाउस को देख रहे होते, हम्म। तो उसका कौन सा कारक तो वो डिस्ट्रॉय करता। तो 12th के, अच्छा, दो प्लैनेट अगर देख रहे होते उसमें, जो 12th हाउस के जो जनरल कारक तत्व है, वो सब में ही प्रॉब्लम आ गई अब, ठीक है। सब में आती। सभी में प्रॉब्लम आ गई, बट बोलना सब नहीं बोलना है आपको। आपको क्या बोलना है कि उनमें से फिर आप उसके फर्दर कारक को देखो, कारक ग्रह को देखो, क्या उनमें से कोई एफिलिएटेड है चार्ट में? अगर है तो उसको बोल दो, है ना। जैसे अभी मान के चलो अगर वीनस नहीं है, सैटर्न और केतु दोनों देख रहे हैं, ठीक है। हम्म, अब उस केस में क्या हुआ कि 12th हमारा हो गया, 12th में और कौन कौन से ग्रह होते हैं जो हो सकते हैं? मून हो सकता है, हम्म, सैटर्न हो सकता है ना। अगर कुंडली मान के चलो अगर मून एफ्लिक्टेड हो गया वहां पर साथ में, तो बोल दो कि ठीक है, इनको ना नींद की समस्या आ जाएगी अब। बट मून ठीक है, सैटर्न एफ्लिक्टेड हो गया तो बोल देंगे एक्सपेंसेस या हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ जाएंगे। तो इनकेस एक खाली राशि हो तो दूसरे प्लैनेट जो जो एफिलिएटेड है उनका कारक तत्व तो उसमें उनका देखो। उनका कारक तत्व तो 12th में लेंगे, ठीक। सर यहाँ पे बेड प्लेजर बोल सकते हैं। बोल सकते हैं, वीनस का कारक कॉमन हो गया, और फिर 12th कॉमन हो हाउस गया। का भी सर। हाँ जी। हैप्पीनेस के लेवल पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स यहाँ पर सैटर्न केतु बना सकते हैं, ठीक है। वीनस तो हेल्थ का भी कारक होता है ना सर।
वेल्थ का, है ना, एक्सपेंसेस बढ़ा सकते हैं expenses। अगर वो इस प्रोफेशन में या ऐसा वैसा कमाते हैं तो। पैसा तो बहुत अच्छा कमाते हैं। हाँ, तो वो वीनस थोड़ा वहां भी प्रॉब्लम दे सकता है जब दशाएं वशाएं उसकी चले या अंतरदशा में है तब। ठीक है, ऐसा बोल सके सर, क्योंकि सर विनस स्पेंडथ्रिफ्ट होंगी, क्या होंगी? स्पेंडथ्रिफ्ट मतलब बहुत खर्चीली होंगी। हाँ हाँ, ऐसा खर्चा बोलते हैं कर सर, लाइक विनस विनस को हम लड़की लिखते हैं ना, तो जब भी वो हॉस्पिटल हुआ इधर किधर ही जाएगी, उसमें लाइक प्लेसेस पे लड़की उसका ऑब्स्टेकल बनेगी। लड़की ऑब्स्टेकल बनेंगी जब भी हॉस्पिटल जाएंगे। ठीक है, हॉस्पिटल हुआ इधर किधर ही जाएंगे, उस हाँ, हॉस्पिटल है ना। ये बोल सकते हैं, बट पता है कि ये जो आप करने की कोशिश कर रहे हो ना, इसको भृगु योगा बोलते हैं। ठीक है, और ये बड़ी अच्छी चीज है, बट इसमें बहुत प्रैक्टिस चाहिए। ये अगर ये काम कर जाता तो फिर ये बहुत अच्छा करे कि सामने क्लाइंट आपका ना, आपका वो बन जाएगा, क्या बोलते हैं, भक्त। अगर ये लग गया एक बार निशाने में तो ठीक है। अगर नहीं लगा, अगर नहीं लगा ना तो फिर बोलेगा अरे ये तो कहानी सुनाते हैं कुछ भी ऐसी। तुक्का लग गया तो का लगे, नहीं, क्योंकि बट लाइक ये काम करता है, बट इसको आपको ना कारक तत्व का खेलना आना चाहिए अच्छी क्योंकि तरीके आपने से। बोला लाइक वो कहा तो लाइक हॉस्पिटल जाएंगे उधर, जो भी कहा था लाइक फॉरेन में सेटलमेंट के वक्त जब भी इश्यू आएगा, विनस तो लड़की हो जाएगा, तो हाँ, मेल ऑब्स्टेकल उसका लड़की हो गया ना। बिल्कुल। अब जैसे एक्वेरियस लगना में कौन हुआ बाधक? 9th हाउस। 9th हाउस हुआ, वीनस बाधक है। वीनस ठीक हुआ है, बाधक सर। वीनस बाधक हुआ, तो हम बोल सकते हैं कि जब ये पर्सन कभी भी ना हॉस्पिटल जाए, ठीक है, तो वहां पर वीनस इनके लिए, वीनस मतलब कि फीमेल है ना, फीमेल एंटिटी इनके लिए बाधा बन सकती है ना। इनका काम मतलब रुक जाएगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम वहां पर होगी फीमेल के साथ, या फीमेल की वजह से हॉस्पिटल जाना पड़ जाएगा। ठीक है, ये योग है, घटता जरूर है एक बार जीवन में, बट ये चीजें ऐसी हैं कि आदमी याद नहीं रखता मतलब, बिल्कुल। है ना। तो इसके बहुत वेरिएशन होते हैं इस तरह के योग ना, आप लोग को वो प्रैक्टिस के साथ आएगा वो। सर अभी एक पर्सन ने कहा कि ये खर्चीली होंगी। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द आइसोलेटेड प्लैनेट्स ओवर हियर, सो ये खर्चीली होंगी कि कंजूस होंगी? खर्चीली, वीनस ना खर्चा कराता है अंधाधुंध, मतलब कि बट अपने सर ये सैटर्न की जो हम बोलते हैं कि जहाँ पे ग्रह होता है वो जिस राशि में बैठा है उसके वहां शुभ या अशुभ होगा। सो ये सैटर्न में बैठा है, सैटर्न की साइन में है और सैटर्न ही इसे देख रहा है, सो डज इट मेक इट कंजूस? नहीं, कंजूस की ना प्रॉपर्टी ना सेकंड हाउस से आती है ज्यादातर, 12th से नहीं आएगी कभी भी, है ना। सेकंड हाउस, कंजूसी क्या होता है, कंजूस आदमी क्या करता है, कंजूस आदमी का, हमको लगता है कंजूस ना खर्च नहीं करना चाह रहा, नहीं। कंजूस का मोटो खर्च करना नहीं होता, कंजूस का मोटो होता है कलेक्ट करना, सेव होल्डिंग, करना, है ना, होल्डिंग। वो सेकंड हाउस है, सेकेंड वेल्थ हाउस नहीं, लॉर्ड जितना भी स्ट्रांग होगा उतना कंजूस होगा। है ना, ऐसा। ठीक, थैंक यू सर, बहुत क्लियर हो गया सर काफी। आई थिंक सर बहुत सारे 12th हाउस कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर हुए होंगे या आज के बहुत सेशन अच्छा, में, है ना। थैंक यू सर। यस सर। तो इस लेक्चर को दोबारा देखिएगा आप लोग, जी जी। ये सभी और प्रैक्टिस कर रहा सर हूँ। वेरी गुड सेशन। हम्म ठीक है, तो आज का सेशन खत्म करते हैं। कल कोई सेशन नहीं है आपका, वो सुनील सर वाला जो लेक्चर था वो नहीं होगा, वो वीकडे में कभी रखेंगे बीच में, तो आपको मेल आ जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये है तो एक बार, अब अगले सेशन में कुछ हम इसका और टॉपिक बात करेंगे। ठीक है, हम अगले सेशन में बात करते हैं, लाइक देखते हैं क्या वो दशा का हम तो नक्षत्र का लॉर्ड लेके करेंगे ना सर। नक्षत्र का लॉर्ड आप यहीं से ले सकते हैं, उसमें कुछ नया नहीं करना है हमको। जैसे यहाँ पर अभी अभी वीनस ही हम लोग ले रहे, जुपिटर ले रहे थे, करेक्ट। जुपिटर उत्तर भाद्रपद में है, उत्तर भाद्रपद का लॉर्ड कौन हुआ? जुपिटर उत्तर का शनि। शनि हुआ, तो शनि के साथ वो कनेक्ट हो जाएगा, वो प्लेनेट शनि जहां बैठा होगा वहां उस हाउस को ले लो, उसके दोनों राशि को ले लो, दोनों राशि हो विलेन। दोनों राशि को। बट नक्षत्र के साथ आपको एक एडवांटेज ये मिलता है कि उसका एस्पेक्ट भी लेते हैं, तो जो आप ओवर एनालिसिस कर रहे थे ना वो नक्षत्र में कर सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ आपके पास छूट है। तो
अभी क्या है कि अगर मैं इसको छोड़ दूं, अब आप देखो कि यह अब आसान हो जाएगा चार्ट इसको देखना, हाँ, अब तो बहुत आसान हो गया। है ना, कि सैटर्न को जब मैंने नक्षत्र लेवल पे जी। ले लिया अब, ठीक है, तो सैटर्न का 10th एस्पेक्ट भी ले सकते, राइट। ठीक है, तो वो 7 के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक। लाइक वो कौन सा एक्सिस में है देखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा सर? लाइक किधर 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 मैंने देखा हुआ है कि वो इस एक्सिस में है, इसलिए इसका ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा ऊपर। नहीं, ये सब की जरूरत नहीं है दशा में, ये डायरेक्ट लगाओ काम करता है, ओके सर। ठीक है। बाकी इसमें फर्दर और डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है इसके अंदर, ठीक है, नवतारा चक्र मेथड से भी प्रिडिक्शन के तरीके होते हैं, वो अलग है, फिर थोड़े वो, फिर उसमें आपको और कॉन्सेप्ट आपको सीखने पड़ेंगे थोड़े बहुत, ठीक है, डिफरेंट तारा है उसमें, है ना, हर तारा का एप्लीकेशन समझो, वो सब चीजें हैं। बट ये है कि ये आपको ना, मेरा मकसद है इस पूरे सेशंस में ये सिखाना कि दशा यूज करके कैसे हम लोग टाइम करें, है ना, सिंपलेस्ट मेथड जो हो सकता है। अब वो लोग, आप लोग को इंटरेस्ट है आगे रिसर्च करने में, तो ठीक है, आप नवतारा पढ़िए, ऐसे फिर और मेथड निकलते हैं, नवतारा ही क्यों, ऐसे और 3 तरीके के चक्र हैं इसमें जो आप लोग पढ़ सकते हैं आगे फ्यूचर में चाहे तो, ठीक है। पीसीपी का जो ओरिजिनल मैथ सिंपल मेथड है वो आपको बता दिया काम करना, इसमें और फिर एडवांस मेथड्स भी होते हैं बीसीपी में, इन फ्यूचर कभी करेंगे तो करिएगा उसको आप, है ना, बट फिलहाल की जितना आपको बताएगा ना पहले उतना आप कैप्चर कर लो, है ना, अभी यहाँ वहाँ नहीं भटको उसको आप ना, यहाँ वहाँ मत जाओ आपकी, ये भी कर लें वो भी कर लें, या कहीं से सुन लिया कहीं से वीडियो देख लिया तो उसमें वो नया बताया जा रहा है, नहीं, ये करो। आपको जब लगे कि नहीं ये मेथड काम नहीं कर रहा है, ये फेल है मेथड, तो फिर दूसरा सीखो ना, या आपको ये लग रहा है कि मेथड बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, तो कोई सिंपलर मेथड आपको जो लगता है वो आप चूज करो, ऐसे ही सीखा जाता है कि नहीं। इसलिए एक चीज को करो और सारी चीजें अपने आप आएंगी, ठीक। सर सर एक ऑफ द रिकॉर्ड पूछना चाहता हूँ। हाँ ठीक है। सर ये प्रश्न का नेक्स्ट क्लास आप लेंगे ना मंडे में? नहीं, अभी मंडे में तो मुहूर्त नहीं आ रहा है, मैं उसीलिए सर का फोन अभी इसीलिए आया था मेरे पास, मंडे को शायद वो लेंगे, वेडनेसडे वाला मैं लूंगा क्लास, ओके वेडनेसडे वाला लूंगा, तो एग्जाम्पल चार्ट जो मैंने दिए थे उसको वहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है सर। और ठीक नेक्स्ट है। ये है कि सर आप यहाँ पे भी सर ज्योतिष प्रोग्राम मेडिटेशन वो अगर आप स्टार्ट करें तभी उसको भी बेस्ट। यार करना है, अभी वही की वीक में ना मैं प्लान करता हूँ, चलो इसको भी जल्दी, ठीक ठीक है। ठीक सर। अथर्वशीर स्टॉप कर रहे होंगे, हाँ तो सर एक क्लास आप उसका लेंगे आप अथर्वशीर का सर? उसका भी लेना है, अभी पेंडिंग चल रहा है वो, है ना। हाँ हाँ सर एक क्लास अगर लेंगे तो अच्छा होगा। बट डेली पढ़ते हो अथर्वशीर? यस सर, सर 2 बार सर। 2 बार, सही है, Yes, अच्छी बात, ठीक है। सर ये और एक चीज पूछना है, मतलब जहाँ पे मैं मतलब कभी कभी ट्रेन में ट्रेवल करता हूँ ना तो मैं वो मोबाइल पे लेके पढ़ता हूँ तो सर वो कोई मतलब दिक्कत नहीं, ठीक है सर। पढ़ लो। हाँ ठीक है। सर एक चलिए। प्रश्न हाँ था सर। हाँ हाँ। सर ये जो जन्म का समय जो निर्धारित होता है सर बच्चा का, हम्म। वो सब मतलब उसको कैसे निर्धारित होता है? जब उसका नाभा कॉर्ड काटा जाता है या फिर सब कुछ? अब देखो ये, इसमें अलग अलग मत हैं इसमें, तो बहुत लोगों का ये है कि जब पहली बार अ, भूमि स्पर्श होता है तब, सर ठीक है, जी बट ये मेथड कोई फॉलो नहीं करता है आज के टाइम पे। अच्छा, दूसरा होता है कि जब पहली बार आवाज, आवाज है वो ना, है। क्राई, जी उसको नोट किया जाता है। फिर होता है कि ब्रीदिंग, ठीक है, पहली बार, अब ये भी ब्रीदिंग का पता करना मुश्किल है। एक और मेथड है कि जहाँ से मैंने सीखा था वो, तंत्र ज्योतिष वो करते थे, वो मतलब तांत्रिक नहीं थे, तंत्र ज्योतिष एक अलग होता है, तांत्रिक मत समझना इसको, ठीक है। तंत्र तो उसमें वो लोग ना ये पता करते हैं कि उसके अंदर प्राण कब आया, ठीक है, जी सर प्राण, उसको वो लोग टाइम लेते हैं, तो वो टाइम हमेशा आपको ना बहुत पहले का मिलता है, जो बर्थ से पहले, है ना, तो वो भी मेथड, वो मेथड पॉपुलर नहीं है, हर कोई कर भी नहीं पाता उसको, ठीक है, ये हो गया। और जो सबसे पॉपुलर चीज है, जो सबसे ज्यादा यूज होता है, वो होता है नेवल कॉर्ड, जब जी नेवल जी कॉर्ड काटा जाता है उसको नोट किया जाता है, सर वो टाइम मतलब पूछने जो का जो एक्सेप्टेड है। जी सर
इसलिए पूछा कि सर वो आर्टिकल एक तो आया था, उसमें लिखा था कि अभी जो सर राम मंदिर प्रतिष्ठा होने वाला है, तो उसी दिन सर बहुत सारा बुकिंग हुआ है डिलीवरी के लिए। तो कुछ कुछ लोग जो हैं प्रीमेच्योर डिलीवरी करवा रहे हैं। तो सर वो मतलब अभी तो ऐसा हुआ कि इंसान के हाथ ही रह गया कि मतलब उसका जन्म का समय कब करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है कि इंसान के हाथ में रह गया। इंसान के हाथ में कुछ नहीं है, जन्म तो एटलीस्ट नहीं है, जन्म मरण दोनों नहीं है। जी ठीक है, वो इंसान को लगता है कि इस टाइम मैंने सीजरियन करा लिया तो देखो मेरी वजह से सारी चीजें, ऐसा नहीं है। उस टाइम होना ही उस टाइम का था, तुमने कृत्य ऐसे करे। जी ठीक है, तो वो कोई वो नहीं है। दूसरी चीज की, जितने लोगों को लगता है कि राम जी की स्थापना है तो वो कर लो, तो ऐसा नहीं है, आधा अधूरा ज्ञान है। आपको पता होना चाहिए, डिबेट तो इसी बात का है ना। सारे शंकराचार्य सब यही तो बोल रहे हैं कि मुहूर्त अच्छा नहीं है, जी सर। है ना। तो जिन्होंने ये मुहूर्त निकाला, पता किसने निकाला है मुहूर्त ये? सर किसी को किसी को नाम पता है किसी को? नहीं हाँ सर। सर। नहीं सर। एक बनारस के एक बहुत प्रख्यात एक फैमिली है ना। जो मेरे फादर है वो उनके वो गुरु थे, जिनसे वो पढ़े थे वो। अब वो नहीं रहे। उनका नाम था द्रविड़ शास्त्री। जी एयरपोर्ट मिलेंगे मिलेंगे आपको। तो वो इंसान वो थे कि जिनसे जब भी इसमें कुछ भी कंफ्यूजन होता था ना, यहाँ पर मुहूर्त या ज्योतिष को लेके, न्याय को लेके, है ना, न्याय शास्त्र, वेदांत, मीमांसा, है ना, तो भारत में वो एकमात्र अथॉरिटी हुआ करते थे जिन्होंने बोल दिया कि ठीक है, अगर इस दिन जन्माष्टमी होनी है तो उसी दिन होनी है। उनके बाद कोई काटता नहीं था, चाहे वो शंकराचार्य हो कोई भी। जी बहुत प्रख्यात है बनारस में वो। अब वो रह नहीं, अब उनके बेटे हैं गणेश द्रविड़ शास्त्री बोलते हैं उनको। ठीक है, तो राम जन्मभूमि का जब पहली बार जब भूमि पूजन हुआ था, वो ये वाला मुहूर्त सब उन्होंने ही निकाला है। जी ठीक है, तो उनसे अगर जब आप पूछेंगे तो उनका व्यू क्या है इसमें, कि उन्होंने एक स्पेसिफिक विंडो दी है, 81 सेकंड्स, 21 शायद मिनट का, 21 सेकंड का ऐसे ड्यूरेशन बताया कि वही वो ड्यूरेशन है जब अच्छा मुहूर्त है, तो उसी टाइम पे उसको स्थापना की जाएगी। दूसरा, फिर शंकराचार्य जी को प्रॉब्लम क्या है कि जो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि मंदिर बना नहीं है अभी तक। हाँ, वो उसका जो सर ऊपर का हिस्सा अभी तक मुहूर्त अभी ऊपर का वो बना नहीं है, तो इस वजह से हम इसको स्थापना नहीं कर सकते, ये उनका ओपिनियन है। तो द्रविड़ शास्त्री जी ने क्या उनको जो उनका एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि चाहे वो देवालय का निर्माण हो चाहे घर का निर्माण हो, है ना, जब मल्टीपल फ्लोर्स बनने होते हैं ना, तो क्या होता है कि जब नीचे का फ्लोर खत्म हो जाए तो आदमी गृह प्रवेश कर लेता हाँ है कि नहीं? जब आप लोग अपना घर बनाते हैं, एक फ्लोर खत्म हुआ तो आप रहना शुरू कर देते हो ना, गृह प्रवेश करके। हाँ सर। उसके बाद आप धीरे धीरे बनाते हो, ये होता है। देवालय में नियम क्या होता है कि वो हो सकता है, पर उसकी कंडीशन ये होती है कि जो गर्भगृह होता है ना, जहाँ पर वो मूर्ति स्थापित की जाती है, जी, वो कवर होना चाहिए। हाँ, वो कवर होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर अभी राम जन्मभूमि वाला जो मूर्ति यहाँ स्थापित होगी, उनके चारों पिलर बन चुके हैं, दीवारें बन चुकी हैं, ऊपर भी कवर हो चुका है। ऊपर तो ऊपर नहीं है। जी जी ये जो बोल रहे हैं ये कह रहे हैं कि गोपुर जो ऊपर का वो पूरा नहीं बना, उससे मतलब नहीं होता। देवालय स्थापना में वास्तु का नियम ये होता है कि जो मेन गर्भगृह होता है वो आपका कवर्ड होना चाहिए। वो कवर्ड है, कर सकते हैं। जब ये पूरा बन जाएगा, ये है ना, पूरा कंस्ट्रक्शन जब हो जाएगा, फिर उसकी वास्तु शांति की जाएगी। इसमें वास्तु शांति का नियम होता है। तो फिर कुछ का उसमें ये आर्ग्यू है कि रामलला को बैठा लेंगे उसमें, उसके ऊपर फिर लोग चढ़ेंगे जब वो काम होगा, है ना, तो ऊपर लोग चढ़ेंगे ना पैरों से अपने। जी ऐसे तो जब वो रामलला की जब मूर्ति बन रही होगी तो उसको भी तो हथौड़े और छेनी से ठोका जा रहा होगा। जी उसको रोक दोगे क्या? वास्तुशिल्प जो कार है, वास्तुशिल्पकार, वो उसका काम है, उसमें आप नहीं कर सकते ये चीज आप। तो वो जो कंस्ट्रक्शन करेंगे वो भी स्पेशलाइज लोग होंगे। वो आज के टाइम पे हमारे लिए विश्वकर्मा काम कर रहे हैं, तो उसमें कोई दोष नहीं है उसमें। उसीलिए वास्तु शांति की जाती है सब कुछ होने के बाद। वास्तु शांति क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि बनाते समय हम
चैनी हथौड़ा और ये सब चीजों से ना भूमि को स्पर्श करते हैं, भूमि को तोड़ते हैं, समझ रहे, वो चीजें हो जो हम जो कर रहे हैं पाप। और जब हम नींव खोदते हैं, सब ये सब करते हैं, तो बहुत सारे वहां पर ना जीव जंतु को हम लोग मारते हैं, है ना, छोटे छोटे सांप निकल के आते हैं, कीड़े मकोड़े, सबका हम लोग कर रहे हैं ना हत्या। जी चाहे छोटा मंदिर बने चाहे घर बने, सभी में होता है ये काम। तो उसके दोष निवारण के लिए वो वास्तु शांति की जाती है। तो वास्तु शांति अभी करेंगे। अब वास्तु शांति अभी नहीं होगी जब प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, अभी खाली प्राण प्रतिष्ठा होगा बस। उसके बाद मंदिर को बंद किया जाएगा कुछ महीनों के लिए, फिर ओपन किया जाएगा, फिर पब्लिकली फिर सबको अलाउ करेंगे। वो भी शायद 30-40% एरिया में अलाउड है, अभी तो पूरा बंद है। तो जैसे जैसे बनता जाएगा, जब पूरा बन जाएगा, फिर वास्तु शांति दोबारा की जाएगी। ठीक है, तो इसलिए जो सिजेरियन कराने के लिए जो अपना निकाल रहे हैं मुहूर्त, वो अपनी इच्छा से निकाल रहे हैं। उनको याद रहेगा ना कि हाँ 22 जब राम जी पधारे तब ये पैदा हुई है जी ना। ऐसा कोई लड़का वड़का पैदा हो जाएगा, उसका नाम रख देंगे वो लोग राम, ऐसा कुछ, जी। है ना। तो तो सर वो है, जनरली जो प्रैक्टिस है वो नावल कॉर्ड जब काटते हैं वो समय का ना वो रहता है। जी वो एक्सेप्टेड थ्योरी है, हाँ क्योंकि क्योंकि वो सर नेवल कॉर्ड काटने के बाद ही वो मदर से अलग होगा। करेक्ट, वो डिपेंड, अब वो इंडिपेंडेंट हो गया। इंडिपेंडेंट। जी सर, और नाभाल का कॉर्ड तो सर जब बच्चा रोना शुरू करता है उसके बाद काटा जाता है कि हाँ पता चल गया कि अभी ये हाँ मतलब सांस ले रहा है कि हाँ, अभी एक्टिविटी है, तब काटा जाता है उसको। तब काटा। तो ये जो नावल कॉर्ड है जो सर वो पूरा लास्ट वाला प्रोसेस है। आप जो पहले बोले कि गर्भ से आने से पहले भी हो सकता है जो बोले, वो सारे फाइनल मेथड है, उसके देखो मेथड्स इतने नहीं पॉपुलर है। एक मेथड है जो मैंने सीखा था, जिनसे अब पता नहीं कितना काम करता है, वो तो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि सिखाया था। वो था कि जब आत्मा जब प्रविष्ट होती है तब, वो तब का लेके करते हैं वो। ठीक है, अब आत्मा प्रविष्ट हो रही है कब, जो प्रेगनेंसी का जो 9 मंथ का ड्यूरेशन है, तो पता होना चाहिए आपको कि डेवलपमेंट स्टेजेस, है ना, वो जीव के अंदर आत्मा कब आती है, जब वो सांस लेना शुरू कर देता है। करेक्ट, वो सब प्रोसेस पता होता है। तो वो जो कुंडली बनती है ना, हमेशा आपको ऐसे मिलेगी 3-4 महीने की पहले की कुंडली, वहां से वो लोग प्रेडिक्शन करते हैं, एक्यूरेट उनका भी रहता है। ठीक है, तो वो इसलिए जो अभी आजकल जो बर्थ सर्टिफिकेट पे नोट होता है ना, वो यही टाइप नोट किया जाता है। जी अब अंदर डॉक्टर की मर्जी है आपको क्या दे। ठीक है, उसमें उसमें हम क्या बोल सकते हैं, है ना। वो तब बोल सकते हो उसके पहले कि भैया तुम नोट वही करना। हाँ ठीक है, अब अंदर उन्होंने क्या नोट किया किसको पता, देखो ये डॉक्टर वहां बैठे तो हैं, इनको ज्यादा पता होगा। ठीक है, जी थैंक यू इसलिए सर। डॉक्टर जो बोलेंगे वो हम लोग फिलहाल मानते हैं। चलिए ठीक है, तो क्लास एंड करें, रिकॉर्डिंग